हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीके कैफे 2.0। जून मंथ के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हो सकते हैं जितने, उनको मैंने इसके अंदर ऐड कर रखा है। जो एसएससी, रेलवेज, कोई भी वनडे एग्जामिनेशन हो, इनफैक्ट बैंक एग्जामिनेशन, उन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आपको रेलेवेंट कंटेंट ही मिलेगा। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट आपसे बात करनी है। इस वीडियो को जितना भी हो सके आप शेयर जरूर कीजिएगा। मैंने आपको हमेशा बोला है, कई लोग वीडियोस देखते हैं, लाइक कर दें और छोड़ देते हैं। देखिए, इतना हार्डवर्क लगता है, तो उसमें आपके लिए जब मैं इतनी आपकी रिक्वेस्ट पे वीडियो लेकर आ रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत इसको शेयर भी करें। अपने जो ग्रुप होंगे, व्हाट्सअप में होगा, टेलीग्राम में होगा, वहाँ पे ज़रूर शेयर करें। ये मैं कभी बोलता नहीं हूँ, बट आज पहली बार बोल रहा हूँ, क्योंकि इतनी मेहनत लगती है इस वीडियो में स्पेसिफिकली, और लोगों की डिमांड पे बनाता हूँ, तो इसलिए आपकी भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्या हमारा क्वेश्चन, लैंग्वेज ऑफ ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सलमान रुश्दी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट राइटर हैं। इनके बारे में मैंने आपको कई बार मेंशन भी किया है। तो देखिए, इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक पहले तो ये याद रखिएगा, जरूर पूछी जा सकती है। और मैंने आपको पहले ही बोला था, एसएससी, रेलवेज, कोई भी वनडे एग्जामिनेशन है, बुक्स एंड ऑथर्स का टॉपिक ज़रूर पूछा जाता है। ठीक है, तो इनकी कुछ जो स्टैटिक जीके के हिसाब से पूछी जाती है, कई बार इस बार के रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया था, रेलवेज के एनटीपीसी में, उनकी भी कुछ इंपॉर्टेंट बुक मैं आपको बता दूं। जैसे कि पहली बात याद रखिएगा, 2019 में इनकी एक और बुक आई थी, किशोट। कौन सी? किशोट। स्पेलिंग भी लिख लीजिएगा, मैं आपको बता देता हूँ, QUICHOTTE। ठीक है, किशोट। इन्होंने 2019 में लिखी थी ये, और बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी गई थी, इसलिए आपको याद रखना है। अब इनकी दो तीन इंपॉर्टेंट जो बुक है वो मैं आपको मेंशन कर देता हूँ, कई बार पूछी जाती है स्टैटिक जीके के हिसाब से। जैसे कि मिडनाइट चिल्ड्रन, ये किनकी है? ये भी सलमान रुश्दी की है। एक और याद रखिएगा, द सैटेनिक वर्सेस, ये रेलवेज के ग्रुप डी में कई बार पूछा गया था, और एसएससी का तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है ये, द सैटेनिक वर्सेस। और तीसरी है द एन्चेंटर्स ऑफ फ्लोरेंस। ये तीनों बुक जो मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ अपनी बुक्स एंड ऑथर्स की वीडियो में मैंने आपको मेंशन किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए, बुक्स एंड ऑथर्स का टॉपिक आ गया, तो मैं आपको जैसे हमेशा प्रोवाइड कराता हूँ, जून मंथ की जितनी बुक्स एंड ऑथर्स के टॉपिक हैं, वो मैं आपको सारी जो अभी है ये जून मंथ में करंट के हिसाब से बुक्स, वो सभी आपको मेंशन कर देता हूँ, उनको नोट डाउन करते रहिएगा। अच्छा, दूसरी बात इंपॉर्टेंट क्या है कि इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अब बुक बता देता हूँ जो जून मंथ में इंपॉर्टेंट रही है। कौन सी? 1232 किलोमीटर, द लॉन्ग जर्नी होम। ठीक है, ये किनकी है? विनोद कापड़ी की। ये भी जून में ही आई थी। अब देखिए, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा सा बता देता हूँ, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस बुक्स और ऑथर का नाम आपको याद रखना है। देखिए, जो अभी लॉकडाउन लगा था लास्ट टाइम पे, उसी के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे 7 प्रवासी मजदूरों ने साइकिल की यात्रा तय की थी अपने पूरे दिल्ली से लेकर बिहार तक की, तो इसके अंदर थोड़ा इस स्टोरी को एक्सप्लेन कर रखा है इन्होंने। ठीक है, बट आपको ये याद नहीं रखना, आपको बस स्टोरी, जो बुक का नाम है और उनके ऑथर का नाम। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, रवि शास्त्री की बहुत इंपॉर्टेंट बुक थी। कौन सी? स्टार गेजिंग, द प्लेयर्स इन माई लाइफ, रवि शास्त्री की। ये भी इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट बता दूँ, सावरकर अ कंटेस्टेड लेगेसी 1924 टू 66, ये किनकी है? विक्रम संपत की है। और नेक्स्ट कौन सी हो जाएगी? ऑल यू नीड इज जॉस, ये किनकी है? ये है सुप्रिया पॉल की। अच्छा, मैं आपको सावरकर के बारे में बता देता हूँ, यहाँ से भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं, और मैंने आपको कई बार बोला है, आपको स्टैटिक जीके करंट अफेयर के साथ जितना हो सके उतना याद करने की ज़रूरत है। तो जैसे आपको पता होगा, अभिनव भारत सोसाइटी, इनकी खोज किसने की थी या इस्टेब्लिश किसने किया था? तो वी.डी. सावरकर ने किया था। तो याद रखिएगा, कई बार पूछा गया एग्जामिनेशन में। अच्छा, मैंने आपको बता दी। फिर नेक्स्ट हमारी कौन सी है? ऑल यू नीड इज जॉस, ये किसकी है? सुप्रिया पॉल की है। फिर नेक्स्ट हमारा कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट बुक है ये अभी जून की? कौन सी? होम इन द वर्ल्ड, ये बुक है अमर्त्य सेन की, और मैंने आपको कई बार इनके बारे में बताया है। देखिए, बुक नहीं बोल सकते एक तरीके से इनकी, हाँ बुक भी बोल सकते हैं। मेमोयर है। मेमोयर मीन्स क्या होता है? मैंने आपको कई बार वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बताया है। इसका मतलब होता है यादों का संग्रह है, और ये कई बार पूछा जाता है। जैसे आपकी कोई यादें होती है, अच्छी बुरी जो भी है, उनका जब आप एक कंपाइलेशन करते हैं तो उसको कहा जाता है मेमोयर। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अमर्त्य सेन के बारे में आपको 2-3 स्टैटिक जीके के पॉइंट बता देता हूँ, क्योंकि कई बार पूछा गया है। 1998 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, और किस में मिला था? इकोनॉमिक्स। ये जरूर याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है। ठीक है, और 1999 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। बहुत फेमस पर्सनैलिटी है, इसलिए इंपॉर्टेंट बुक हो जाती है। और नोबेल पुरस्कार के बारे में आप सभी जानते होंगे, स्टैब्लिशमेंट हुआ था 1901 में। ठीक है, पहले भारतीय कौन थे जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर, 1913 में। ये पूछा गया एसएससी में कई बार। और देखिए, इनको किसके लिए मिला था? गीतांजलि, जो इनकी फेमस बुक थी, वो भी एक तरीके से पोएम का संग्रह था, कंपाइलेशन था वो बुक, और इन्होंने 1910 में लिखी थी। ये कई बार पूछा गया है कि कौन, ये जो गीतांजलि बुक थी इन्होंने कब लिखी थी? तो 1910 में। नोबेल पुरस्कार मिला था इसी के लिए इनको 1913 में, और ये पहले भारतीय थे। ठीक है, और आप सभी को पता होगा 6 कैटेगरी में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। देखिए, 5 कैटेगरी में तो 1901 से एस्टैब्लिशमेंट हो गया था। ठीक है, छठी कैटेगरी थी वो थी इकोनॉमिक्स की, अर्थशास्त्र की, जिसको 1968 में इंक्लूड किया गया था, और पहली बार अवार्ड दिया गया था 1969 में, और एसएससी के सीएसएसएल 2018 में पूछा गया था, इसलिए मैंने बता दिया। और मैंने आपको बोला है 6 कैटेगरी है, 6 कैटेगरी में से पूरी जो 5 कैटेगरी है उन सभी का जो अवार्ड दिए जाते हैं वो दिए जाते हैं स्वीडन के कैपिटल स्टॉकहोम में दिया जाता है। बट एकमात्र जो कैटेगरी है कौन सी? शांति का या पीस नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? वो दिया
जाता है नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, सारे यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अब बन जाते हैं। नेक्स्ट हमारा कौन सा है, बिलीव, डायरेक्ट याद रखिएगा, बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है, ये सुरेश रैना की है, जिन्होंने अभी हाल ही में रिटायरमेंट लिया था महेंद्र सिंह धोनी के साथ ही, ठीक है। इनके साथ किन्होंने लिखी है, भरत सुंदरसन, ये जरूर याद रखिएगा, इनके साथ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, या तो डायरेक्ट सुरेश रैना नाम आएगा या इनका भी आ सकता है, तो दोनों नाम याद रखिएगा, दोनों ने मिलकर लिखी है, ठीक है। और नेक्स्ट बता देता हूँ, द नट गेट कर्स पैरेबल फॉर ए प्लानिट इन क्राइसिस, ये किनकी है, अमिताभ घोष की है, और ये भी बहुत फेमस है। किस नाम से फेमस है पहले मैं आपको बता दूं, इसी मंथ में या लास्ट मंथ में मैंने शायद आपको बताया हो, लिविंग माउंटेन, इन्होंने एक और बुक लिखी थी, लिविंग माउंटेन, अमिताभ घोष की है। और देखिए, पहले अंग्रेजी राइटर जिनको कहा जा सकता है, जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2018 में, इसलिए इंपॉर्टेंट है अमिताभ घोष। और मैंने आपको बता दी, दोनों बुक याद रखेगा, एक तो ये बता दी और दूसरी है लिविंग माउंटेन। और नेक्स्ट बता दूं, जैसे बियॉन्ड हेयर एंड अदर पोएम, ये किनकी है, विष्णुपद सेठी की है, ये भी याद रखिएगा। और नेक्स्ट मैं आपको बताऊं, माई जॉय एंड सोरो एज आ मदर ऑफ ए स्पेशल चाइल्ड, ये किनकी है, डॉक्टर कृष्णा सक्सेना। और ये आपको इनका नाम पता होगा, मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई थी, तो इन पे नाम था कौन सा, इनकी एक और बुक आई थी बुके ऑफ फ्लावर, तो ये भी याद रखिएगा, इन्होंने लास्ट साल में बोल सकते हैं, लास्ट ईयर में इनकी एक बुक थी बुके ऑफ फ्लावर, ये भी याद रखिएगा, इन्होंने ही लिखी थी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कौन सा है, द 7 सीन्स ऑफ बीइंग अ मदर, ये किनकी है, ताहिरा कश्यप खुराना की, तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बुक है। नेक्स्ट हमारे कौन सी है, हब्बा खातून, ये किनकी है, काजल सूरी की है। तो देखिए, जो मैंने आपको बता दिया, ये जून के हिसाब से सारी आपके हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, संविधान सभा के अंतिम जीवित सदस्य जिनका हाल ही में निधन हुआ, नाम क्या था उनका, टी.एम. कालियानन, ठीक है। अब जून मंथ में बहुत फेमस पर्सनालिटी है जिनका निधन हुआ है, उनके बारे में आपको मेंशन कर देता हूँ, जैसे कि स्वतंत्र भारत के फर्स्ट ओलंपियन जिनका हाल ही में निधन हुआ, नाम क्या था, सूरज सिंह माथुर, ये भी याद रखेगा। निर्मला मिल्खा सिंह, इनका हाल ही में निधन हुआ है, किस खेल से संबंधित थी, वॉलीबॉल से, और किनकी वाइफ थी ये, मिल्खा सिंह, और मिल्खा सिंह का भी जून मंथ में निधन हुआ है। और कई एग्जामिनेशन में पूछा गया कि फ्लाइंग सिख किनको कहा जाता है, तो मिल्खा सिंह को कहा जाता है। देखिए, कॉमनवेल्थ में पहले भारतीय थे जिन्होंने गोल्ड मेडल लिया था, और एशियन कप जो एशियन गेम्स होते हैं उसमें 4 बार इन्होंने गोल्ड मेडल लिया था, तो बहुत फेमस है। अच्छा, इन्हीं से रिलेटेड एक नाम और है, जीव मिल्खा सिंह, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो डायरेक्ट पूछा जाता है कि जीव मिल्खा सिंह किस खेल से संबंधित है, याद रखिएगा, गोल्फ से। और मिल्खा सिंह किससे थे, सभी जानते होंगे, मूवी भी आई थी, ठीक है, एथलीट थे ये, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कौन सा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2021 जो आई है, उसमें सबसे ज़्यादा एफडीआई प्राप्त करता देश कौन सा है, तो नंबर 1 पे हो जाएगा यूएसए, ठीक है। नंबर वाइज मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहली बात तो आपको याद रखना, नंबर 1 पे है यूएसए, और हमारा देश का नंबर क्या है इसमें, भारत 5वें नंबर पे है एफडीआई प्राप्त करने में। दूसरे नंबर पर है चाइना, तीसरे नंबर पर हांगकॉन्ग, ठीक है। अब अगर हम इस हिसाब से देखें, देखिए एफडीआई के मामले में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, भारत में सबसे ज़्यादा एफडीआई किस देश से आया, तो ये भी याद रखिएगा, क्या आया है, सिंगापुर से। और कौन से स्टेट में आया, तो ये याद रखिएगा, गुजरात में आया, ठीक है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा। देखिए, एक और रिपोर्ट आई थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं आपको बता दूं, स्विस बैंक में सबसे ज़्यादा पैसा के मामले में भारत कौन से नंबर पे है, तो याद रखिएगा 51, और इस नंबर 1 पे है कौन सा, यूके, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। तो याद रखिएगा, भारत की रैंक क्या है स्विस बैंक में पैसे के मामले में, ठीक है, जिन्होंने वहाँ पे जमा किया हुआ है 51। एक और रिपोर्ट आई थी सिप्री की, ये भी याद रखिएगा, अभी हाल ही में आई थी और बहुत फेमस रही है सिप्री की। सिप्री की फुल फॉर्म पहले मैं आपको बता देता हूँ, सिप्री की होती है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये फुल फॉर्म कई बार पूछी गई एग्जामिनेशन में, तो ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। देखिए, इसमें क्या है, सिप्री की परमाणु देश के पास कितने परमाणु हैं उसके बारे में मेंशन किया है, तो ज़रूर याद रखिएगा। पहली बात, नंबर 1 पे है रसिया, जो हमेशा की तरीके से है, और रसिया ने पिछले साल के मुकाबले इस बार अपने परमाणु हथियार हैं उनको कम किया है, और नंबर 1 पे याद रखिएगा कितने हैं, तो 6255 है। दूसरे नंबर पे है यूएसए, जिसके 5550 हैं, यूएसए ने भी अपने परमाणु जो हथियार हैं उनको भी कम किया है, ठीक है। अब इसमें हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे देश का नंबर कौन सा है, तो याद रखिएगा कितने परमाणु है हमारे देश के पास, याद रखिएगा 156, और हमारे देश ने बढ़ाए हैं परमाणु हथियार। और देखिए पाकिस्तान, तो पाकिस्तान ने बढ़ाया है, पाकिस्तान के हैं 165, हमसे ज़्यादा है। और चाइना के देखेंगे तो चाइना ने भी बढ़ाए हैं, लगभग 30 बढ़ाए हैं, और बहुत ज़्यादा बढ़ाए हैं। जैसा अगर इंडिया को देखेंगे लगभग 5 से 10 बढ़ाए हैं, और आपका पाकिस्तान ने भी कम ही बढ़ाए हैं, बट चाइना ने लगभग 30 बढ़ाए हैं, और अभी करंट में है 350 आपका परमाणु हथियार, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और डायरेक्ट पूछा जाएगा कि सिप्री की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत के
परमाणु हथियारों की संख्या कितनी है, तो ज़रूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ से। मैंने आपको स्टॉकहोम बताया, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एसएससी में कई बार पूछा गया है कि स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1972 कई बार पूछा जाता है। देखिए इस सम्मेलन को कई नाम से बोला जाता है, कई जगह देखिए आप बोलेंगे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट भी कहा जाता है, जो 1972 में हुआ था स्टॉकहोम। और स्टॉकहोम के बारे में मैंने आपको कई बार मेंशन भी किया है, कई इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ से बता रखे हैं। देखिए इसी जो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, ये हुआ क्या तरीके से था, पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, एक तरीके से पर्यावरण सम्मेलन था कि हम कैसे नेचर के प्रति कंजर्वेशन रखें। तो इसके ऊपर हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी गई थी इसी सम्मेलन में, और इसी से इंस्पायर होकर इन्होंने भारत में आके टाइगर प्रोजेक्ट को शुरू किया था 1973 में, और ये एसएससी CHSL 2018 में पूछा गया था, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और इसी के बाद जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि 1972 में जैसे ये सम्मेलन खत्म हुआ था, फिर इसके बाद इंडिया में भी एक आ गया था, कौन सा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रोटेक्शन एक्ट 1972, तो ये भी पूछा जाता है, तो ये पारित हो गया था, ठीक है। तो आपको यहाँ से इतने इंटरनेशनल जो क्वेश्चंस मैंने आपने बताए थे वो बता दिए। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा कौन सा क्वेश्चन है, मोस्ट वैल्यूबल ब्रांड के हिसाब से नंबर 1 पे कौन रहा है, तो याद रखिएगा अमेजॉन, ठीक है। मोस्ट वैल्यूबल मैं आपको बता रहा हूँ ब्रांड, और इसमें सेकंड नंबर पे है एप्पल और तीसरे नंबर पे है गूगल, ठीक है। अब हम अपनी इंडिया की कंपनी तो देखिए, तो हमारी इंडिया की कंपनी है TCS जिसका नंबर है 68, और इसके बाद अगर हम देखें तो हो जाएगा SDFC जिसका नंबर है 66। तो ये याद रखिएगा नंबर 1 पे कौन है, अमेजन। और हमारे देश की कंपनी जो पहले नंबर पे कौन सी है इस लिस्ट के हिसाब से, तो याद रखिएगा TCS 58 नंबर पे है, ठीक है। और अब मैं आपको बता देता हूँ, देखिए मैंने लास्ट मंथ में आपको बताया था, लास्ट लगभग 2 महीने पहले, कि अमेजन के CEO बने थे, कौन बने थे, NDJC, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा ये नाम, ठीक है। और अमेजन की स्थापना कब हुई थी, याद रखिएगा 1994, ये कई बार पूछा गया है, और उसके ऊपर पूर्व मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है, मेरे चैनल पर जाके आप देख सकते हैं, GK कैफे में, स्टैटिक GK प्लेलिस्ट में, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंपनी की एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, उसके संस्थापक कौन थे, और उसके संस्थापक कौन थे, जेफ बेजोस, ठीक है, सभी को पता ही होगा। हेडक्वार्टर है इसका वाशिंगटन में, ये भी याद रखिएगा हेडक्वार्टर्स कहाँ इनके, ठीक है। अच्छा, वाशिंगटन से आपको याद आया होगा IMF और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, आप सभी को पता होगा, ये भी वाशिंगटन में, ठीक है। अब मैंने एप्पल के बारे में बताया था, सेकंड नंबर पे थी, तो एप्पल के CEO कौन बने थे, टिम कुक, ये भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। और गूगल के CEO तो सभी जानते होंगे, सुंदर पिचाई, ठीक है। और गूगल की पेरेंट कंपनी का नाम क्या है, अल्फ़ाबेट, कई बार पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। और गूगल की एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, 1998 में। अच्छा, एप्पल की कब हुई थी, तो 1976 में, माइक्रोसॉफ्ट के 1 साल बाद। ऐसे याद रखेंगे तो बहुत लंबे समय तक याद रहेगा। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना हुई थी 1975 में, और एप्पल की हुई थी 1976 में। और इनका ऑलमोस्ट सभी का अगर आप देखेंगे तो कैलिफोर्निया ही हेडक्वार्टर है, जैसे फेसबुक हो गया आपका, ठीक है। और मैं आपको बता रहा हूँ गूगल का हो गया, ये सभी का मोस्टली कैलिफोर्निया ही लगाना, अगर आपको याद नहीं रहता है तो। और माइक्रोसॉफ्ट के CEO कौन है, सत्या नडेला है, ठीक है। अच्छा, एक और याद रखिएगा, एक और याद आ गया, अभी टाइम पे एक और रैंकिंग आई थी, इंडिया रिटेल रैंकिंग, इसमें नंबर 1 पे कौन रही थी, वॉलमार्ट रही थी, और दूसरे नंबर पर रहा था अमेजॉन, ठीक है। तो ये जरूर याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। अब एक और चीज़ याद आ गई तो नोट डाउन करते रहिएगा। देखिए मैं आपको यही बोलता हूँ, करंट अफेयर में कोई एक कंपाइलेशन लेकर नहीं आता कि आपको डायरेक्ट ऐसे प्रोवाइड करा दूँ। कई ऐसी होती है जो मुझे मंथ में बहुत सी इंपॉर्टेंट रहती है, और मैं आपको एट द मोमेंट बता दूँ। तो PDF तो पहली बात आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। बट वीडियो ज़रूर देखिएगा, यही मेरा हमेशा आपसे रहता है, क्योंकि कई चीज़ें मैं ऐड करा देता हूँ जो PDF में नहीं प्रोवाइड करा पाता, ठीक है। जैसे मैंने बोला है, जान है तो जहान है अभियान किसने चलाया, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने इस अभियान को चलाया था, ठीक है। और इसके मिनिस्टर कौन है, कई बार मैंने आपको बताया, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा मंत्री कौन है इस मिनिस्ट्री के। और जैसे मैं आपको बता दूं है क्या, एक तरीके से वैक्सीनेशन को लेके बहुत से हेजिटेंसी है यहाँ पर हमारे देश में, तो इसी के लिए, इसके अवेयरनेस को बढ़ावा देने के लिए इस चीज़ को चलाया गया है, इस अभियान को, ठीक है। अच्छा, एक और याद रखिएगा, खुले में शौच से फ्री कौन सा हमारा देश का कौन सा स्टेट हो गया है, कौन सा यूनियन टेरिटरी हो गया, तो याद रखिएगा लद्दाख हो गया, ओपन डिफिकेशन फ्री, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा कौन सा, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया, तो याद रखिएगा बिहार के द्वारा, ठीक है। अब देखिए है क्या, एक थोड़ा सा डिटेल में आपको बता देता हूँ। जैसे महिला होती हैं, किसी को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो राज्य सरकार बिहार की 10 लाख रुपए देगी, जिसमें से 5 लाख रुपए उनको देने की ज़रूरत नहीं है, महिलाओं को जो इस लोन को लेती हैं, ठीक है। और बाकी जो इंटरेस्ट रेट हो जाएगा, कई जगह इंटरेस्ट रेट लगता है, तो सबसे बड़ी बात क्या, 5 लाख रुपए तो देने नहीं है 10 लाख में से, और जो 5 लाख है उनको 7 साल में आप बिना इंटरेस्ट रेट के आप दे सकते हैं, ठीक है। तो इस योजना के तहत इसको चलाया गया है। अब मैं आपको जैसे बता दूं, सिंगल यूज्ड प्लास्टिक बैन पूरी तरीके से हो गया है, कहाँ पर, बिहार में हो गया। तो ये भी जून मंथ का करंट अफेयर है, जरूर याद रखिएगा। और जैसे मैंने आपको लास्ट मंथ में बताया था, हिट कोविड एप्लीकेशन लॉन्च किया था बिहार ने, और इसके ऊपर मैंने प्रॉपर वीडियो बना रखी है, कोरोना के 2020 से लेकर 2021 तक जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रही हैं उन सभी को मैंने एक
प्रॉपर कंपाइलेशन करके वीडियोस प्रोवाइड करा रखी है मेरे चैनल पे जीके कैफे, नहीं तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से देख सकते हैं उस वीडियो को। तो इंपॉर्टेंट है, कोरोना से रिलेटेड कई एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। हिट कोविड है, मैंने आपको बताया इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, तो जरूर याद रखिएगा, होम आइसोलेशन ट्रैकिंग, ठीक है। और जैसे मैं आपको बताऊँ, संपत्ति स्वामित्व योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार की है, ये भी बिहार सरकार ने शुरू किया था। ज़्यादा ये जून में रही नहीं थी, बिहार से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर मैं आपको कुछ स्टैटिक के बता देता हूँ। यहाँ से स्टैटिक के बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जैसे कि विक्रमशिला गांगटेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, बिहार में आपका, ठीक है। और बिहार का शोक किसको कहा जाता है, ठीक है, किसको कहा जाता है, कोसी नदी को, क्योंकि इसी के कारण बहुत ज़्यादा बाढ़ आने के या फ्लड आने के चांसेस हो जाते हैं बिहार में, ठीक है। जैसे बंगाल को शोक किसको कहा जाता है, बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को। और जैसे मैं आपको बताऊँ, वाल्मीकि नेशनल पार्क यहीं पर है बिहार में। राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी आपका बिहार में ही है, ठीक है। कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी आपका बिहार में है। तो इतने याद रखिएगा, यहाँ से इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टैटिक के वाइज पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा जीके में स्टैटिक जीके का लगातार वैल्यू बढ़ता जा रहा है, और इंग्लिश में वोकैबुलरी का। एसएससी एग्जामिनेशन को खासकर ओरिएंटेशन को बता रहा हूँ मैं, बहुत लोगों की डिमांड में मैंने ई बुक बनाई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोनों का। सबसे बड़ी बात, मैंने इसमें सारे कंपाइलेशन टॉपिक जो होते हैं स्टैटिक जीके के उसमें इंक्लूड करा रखे हैं, और वोकैबुलरी में सारी प्रीवियस ईयर्स के कंपाइलेशन दे रखे हैं दोनों ही ई बुक में, चाहे वो स्टैटिक जीके की हो जिसमें एसएससी रेलवे सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन इंक्लूड कर रखे हैं, साथ ही साथ टॉपिक कर रखे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या आपको पता होगा, प्रीवियस ईयर्स बहुत ज़्यादा रिपीटेशन होता है एसएससी या रेलवेज एग्जामिनेशन में, तो आप उसको देख सकते हैं। और साथ ही साथ मैं अपडेट करके देता रहता हूँ, जो फ्रीली आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, WWF की फॉरेस्ट फ्रंट लाइन हीरोज की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है, उपासना कामिनेनी बनी है, ठीक है। अब कुछ मैं इंपॉर्टेंट आपको बता दूं, जैसे ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, जैसे कि माई लैब के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, अक्षय कुमार। और मैंने कुछ समय पहले आपको बताया था पगार बुक के भी ब्रांड एम्बेसडर कौन, यही बने थे, ठीक है। प्यूमा के कौन बने, युवराज सिंह बने हैं। और OnePlus के कौन बने, जसप्रीत बुमराह। ये सारे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए WWF आया है तो याद रखिएगा, WWF इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, विश्वनाथन आनंद बने थे, ठीक है। अब मैंने आपको WWF की फुल फॉर्म शायद बताई है, तो कई बार मैंने आपको बताया, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया, जैसे कि फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड फंड, ठीक है। इसी की जैसे एक और वर्ड है, और ये NTPC में 2-3 बार पूछा गया था, क्या था, IUCN। इसकी फुल फॉर्म कई बार पूछी जाती है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, कई बार पूछा गया है, इसलिए इसको भी याद रखिएगा, दोनों नेचर से रिलेटेड है, ठीक है। और इसकी स्टेब्लिशमेंट हुई थी IUCN की 1948 में। तो इतने क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं और आपको ज़रूर याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कौन सा है, क्लास 1 से 10th तक योगा को सिलेबस में रखने वाला पहला स्टेट कौन सा बन गया है भारत का, तो याद रखिएगा हरियाणा बन गया है, ठीक है। योग आप जानते होंगे, और एक तरीके से सिलेबस में इसको इंक्लूड करने वाला पहला स्टेट बन गया। अब देखिए योग आ गया तो कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको फैक्ट बता देता हूँ, यहाँ से कुछ करंट के रहे हैं। जैसे कि पहली बात हरियाणा आ गया, तो हरियाणा की कुछ आप स्टैटिक याद रखिएगा, कई बार पूछे जाते हैं, जैसे कि सूरज कुंड मेला कहाँ पर होता है, तो फरीदाबाद में होता है, और बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, हर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, खासकर हरियाणा के एग्जामिनेशन में, ठीक है। अब जैसे मैं आपको बता दूं, सुल्तानपुर नेशनल पार्क भी यहीं पर है, कलेश्वर नेशनल पार्क भी कहाँ पर है, हरियाणा में है, ठीक है। और जैसे दमदमा झील ये भी कहाँ पर है, आपकी हरियाणा में। याद रखिएगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सबसे पहले अभियान जो चालू किया गया था, कहाँ पर शुरू हुआ था, पानीपत में हुआ था, हरियाणा के। और कब हुआ था, 22 जनवरी 2015 को, ये भी पूछा गया है कई एग्जामिनेशन में। और जैसे मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट बता दूँ, जैसे नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी करनाल में है, हरियाणा के, ठीक है। ये तो हो गए स्टडी के। अब मैं आपको कुछ बोल था करंट के हिसाब से बता दूं, जैसे कि एम योगा ऐप लॉन्च किया है, किसने किया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करा था। और ये है क्या, एक तरीके से अलग अलग भाषाओं में योग सिखाने के पर्पज से इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है, ठीक है। और जैसे मैंने आपको 2-3 महीने पहले की बात है बताया था कि पहला योगा यूनिवर्सिटी भारत के बाहर खुलने वाला कौन सा बन रहा है, पहली बात याद रखिएगा कहाँ पर खुल रहा है, लॉस एंजलिस में। और उसका नाम भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, स्वामी विवेकानंद योग यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब मैं हरियाणा के बारे में आपको बता रहा था, तो एक और चीज़ याद रखिएगा, प्राण वायु देवता पेंशन किसने लॉन्च किया, ये भी हरियाणा किया था। क्या है, हरियाणा सरकार ने क्यों लॉन्च किया था, याद रखिएगा, जैसे 75 वर्ष से अधिक उम्र के जो पेड़ होते हैं उनकी देखभाल रखरखाव करने वाले को 2500 रुपये पेंशन दी जाएगी इस योजना के तहत। तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ से, ठीक है। अब मैं आपको कुछ बता रहा था, तो याद रखिएगा वैदिक शिक्षा, जो वैदिक शिक्षा होती है उसको उसका बोर्ड का गठन करने वाला पहला स्टेट कौन सा बन गया, राजस्थान, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और जैसे मैं आपको बता दूं, और है क्या, एक तरीके से साइंस को योग के साथ कनेक्ट करने
के लिए इस पहल को शुरू किया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा। और हरियाणा की बात चले तो एक और याद रखिएगा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो 4th नंबर के हैं, ठीक है, 4th एडिशन होगा, कहाँ पर होगा, ये भी हरियाणा के पंचकुला में। तो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। और जैसे मैं आपको राजस्थान बता रहा था, कुछ राजस्थान की इंपॉर्टेंट योजनाएं लिख लीजिएगा। देखिए मेरी बात याद रखिएगा, कई लोग बोलते हैं कि आप एक ही साथ बता देते हैं, बट वो इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि आपको जितनी ज़्यादा मेरे को एट द मोमेंट याद आ रहा है, क्वेश्चंस में ज़्यादा प्रोवाइड नहीं कराता जानबूझ के, क्योंकि उसमें हार्डवर्क बहुत होता है। कोशिश करता हूँ मैं आपको फटाफट जो इंपॉर्टेंट रही है जून मंथ में या उससे पहले के कुछ महीनों की, आपको साथ साथ बता दूँ, जिससे वो आपको रिकॉल करने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। राजस्थान की बात करें तो याद रखिएगा, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। क्या है एक तरीके से, मतलब कि साल भर में आपको 12,000 रुपये जो आपका बिल का होता है उसको माफ़ कर दिया जाएगा राजस्थान सरकार के द्वारा, ठीक है। महीने के हिसाब से देखें तो 1,000 रुपये अगर आपका बिल आता है तो उसमें आपकी कटौती कर दी जाएगी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। अब जैसे मैं आपको राजस्थान के बारे में एक और बता दूं, घर घर औषधि योजना, ये भी राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। और इसमें है क्या, एक तरीके से 4 औषधि जो पौधे होते हैं हमारे, इनके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे लोगों को। कौन से हैं ये 4 पौधे, याद रखिएगा, अश्वगंधा, तुलसी और आपका कालमेघ और गिलोय, बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों को भी याद रखिएगा, ठीक है। और राजस्थान के बारे में और 2-3 चीज़ें मैं आपको बता दूं, जैसे कि मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, ये भी राजस्थान सरकार ने ही शुरू करी। क्या था इसका, एक तरीके से बोलें, जिनकी फैमिली इनकम 8 लाख रुपये से कम है उनको आर्थिक मदद दी जाएगी इस योजना के तहत, ठीक है। और छात्राओं के लिए बोल रहा हूँ, छात्रों के लिए बोल रहा हूँ। और जैसे मैं आपको 2-3 चीज़ें बता दूँ, कई बार मैंने आपको मेंशन किया है, इंदिरा रसोई योजना और इंदिरा मातृत्व पोषण योजना, ये दोनों राजस्थान सरकार ने ही लॉन्च की थी, ठीक है। अच्छा, एक और याद आ गया तो मैं आपको साथ साथ बता दूं, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती हैं आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगी। जैसे नॉलेज इकोनॉमिक मिशन, ये किसने शुरू किया है, ये केरल सरकार ने शुरू किया था, इसको भी याद रखिएगा। नॉलेज इकोनॉमी मिशन ये भी केरल सरकार ने शुरू किया था। और केरल आ गया था कुछ स्टैटिक के भी यहाँ से याद रखिएगा, जैसे कि मालाबार तट, केरल के तट को कहा जाता है। सबरीमाला मंदिर, ये भी कहाँ पर आपका केरल में, कई बार पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा कंट्राडिक्शन में रहता है ये। साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये भी कहाँ पर है, आपका केरल में है, ठीक है। और जैसे मैं आपको बता दूं, पेरियार नेशनल पार्क, ये भी कहाँ पर है, केरल में, पेरियार, ठीक है। और मोहिनीअट्टम, कथकली, ये दोनों कहाँ के डांस फॉर्म है, केरल के हैं। और कथक आ जाता है तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश का। तो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं स्टैटिक वाइज, जो आपको याद रखने बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने वही रखे हैं जो ज़्यादातर आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं। जैसे कि नेशनल ज्योग्राफिकल मैगजीन ने 5वें महासागर को एक तरीके से मान्यता दे दी है, ये आइडेंटिफाई करा है, उसका नाम क्या है, तो याद रखिएगा साउथ ओशियन है, ठीक है। अब मेरे को आपको सभी को पता होगा 4 महासागर हमारे ओशियन है, कौन कौन से, अटलांटिक हो गया, आर्कटिक हो गया, प्रशांत महासागर हो गया और हिंद महासागर। प्रशांत को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, पैसिफिक, ठीक है। तो याद रखिएगा पैसिफिक ओशियन कहा जाता है। तो इंग्लिश में भी आप एक जैसे ही है, ज़्यादा कुछ इसमें चेंजेस नहीं है। तो मैंने आपको 5वां नाम बता दिया, कौन सा है, साउथ ओशियन हो गया, ठीक है। अब कुछ देखिए महासागर आ गए तो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बता देता हूँ। जैसे कि आपको मैंने कई बार बताया है, भारत और श्रीलंका के बीच में जो जल संधि है जो जोड़ती है, उसका नाम क्या है, पाल्क स्ट्रेट है, कई जगह पाक जल डमरू मध्य भी आता है। कन्फ्यूजन इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें पाक आ रहा है तो कई लोग सोच लेते हैं पाकिस्तान का इससे रिलेशन है, ठीक है। तो श्रीलंका और भारत के बीच में, और एसएससी के एमटीएस 2011 में पूछा गया था, इसलिए याद रखिएगा ये। और देखिए भारत की सबसे लंबी तटीय सीमा रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो याद रखिएगा गुजरात, ये भी पूछा गया था इस बार के एनटीपीसी में। और अगर विश्व के वर्ल्ड वाइज के हिसाब से हम देखें, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा तटीय रेखा वाला या क्षेत्रफल वाला कौन सा देश है, तो याद रखिएगा कनाडा। तो ये भी पूछा गया एग्जामिनेशन में। अब जैसे मैं आपको महासागर या ओशियन के बारे में बता रहा था, तो छिपता हुआ महासागर किसको कहा जाता है, आर्कटिक महासागर को, कई बार एग्जाम में पूछा गया, इसलिए इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। अब मैं आपको एक और बता देता हूँ, एसएससी में लगभग 5 से 6 बार ये पूछा गया है। मेरियाना ट्रेंच या गर्त बोला जाता है इसको, किस महासागर में स्थित है, तो याद रखिएगा प्रशांत महासागर में। पृथ्वी का सबसे नीचा पॉइंट इसी को कहा जाता है, मेरियाना को, ठीक है। तो ये कई बार पूछा गया है, कहाँ पर स्थित है, प्रशांत महासागर में स्थित है। अब एक और याद रखिएगा, जब मैं ट्रेंच के बारे में आपको बता रहा हूँ तो याद रखिएगा सुंडा ट्रेंच, ये कौन से महासागर में है, तो हिंद महासागर में है, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट है, ये लोग बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं इसको, कौन सा, प्यूटोरिका, ये ट्रेंच कौन से महासागर में, अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मैं आपको बताऊँ, जैसे कई बार आपको
पता भी होगा। बरमूडा ट्रायंगल कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा ये अटलांटिक महासागर में। आप सभी को पता ही होगा बरमूडा ट्रायंगल के बारे में क्या क्या थ्योरी है। और जैसे कई बार बोला जाता है कि कौन सा ऐसा महासागर है, ओशियन है, जिसका शेप एस आकार का है। एस आप जानते होंगे, ठीक है, अल्फ़ाबेट में। तो कौन सा है, अटलांटिक महासागर है। और जैसे बता दूं, रिंग ऑफ फायर, कई बार बोला जाता है रिंग ऑफ फायर का संबंध किससे है, तो प्रशांत महासागर से है। ये डायरेक्ट ऐसे वन लाइनर में पूछे गए क्वेश्चन। और बरमूडा ट्रायंगल के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, बरमूडा ट्रायंगल कहाँ पर है, कहाँ पर स्थित है, ये अटलांटिक महासागर में। तो ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं जो आप कई बार अंडर एस्टिमेट कर देते हैं और छोड़ देते हैं, ठीक है। इनको जरूर याद रखिएगा, ये ज्योग्राफी के भी हिसाब से इंपॉर्टेंट है और आपका स्टैटिक के हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ग्लोबल स्किल रिपोर्ट में भारत का नंबर या स्थान क्या रहा, तो याद रखिएगा 67 नंबर। इसमें फर्स्ट कौन था, स्विट्जरलैंड। मैं हमेशा बोलता हूँ इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये याद रखिएगा, हमको एक ही चीज़ याद रखनी है, पहले नंबर पे कौन सा था और भारत का नंबर क्या है। कई लोग मैं देखता हूँ दूसरा तीसरा भी याद करते हैं, ऐसे याद रखना ठीक नहीं है। बहुत सारे इंडेक्स हो जाते हैं तो उसमें कन्फ्यूजन हो जाती है। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो जून मंथ में रहे इंडेक्स या उससे पहले रहे, मैं आपको मेंशन कर देता हूँ। जैसे कि ग्लोबल लिवेबल रैंकिंग में नंबर क्या रहा है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लिवेबल मतलब रहने लायक, तो कौन सी जगह पर आया, नंबर 1 ऑकलैंड आया न्यूजीलैंड का, और इसमें लास्ट रहा है दमस्कस। तो ये भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। जैसे कि डोमेस्टिक प्राइस इंडेक्स में भारत का नंबर क्या रहा था, तो याद रखिएगा 55वां नंबर रहा था डोमेस्टिक प्राइस इंडेक्स में। और इसमें नंबर 1 पे कौन रहा था, टर्की रहा था, ठीक है। और 2-3 मैं आपको बताऊं, जैसे वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में कौन रहा, भारत का नंबर रहा था 14th और नंबर 1 पे रहा था इंडोनेशिया। तो फिर मैं आपको बता देता हूँ वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021। अगर हम आगे बात करें ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021, इसमें फर्स्ट नंबर पर रहा था आइसलैंड। और भारत का नंबर क्या था, ये आप जरूर बताइएगा, मैंने आपको मेंशन भी किया है कई बार, तो ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप खुद बताइएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। और इस हिसाब से बोलूँ तो लास्ट रहा था अफगानिस्तान। चलो मैं आपको बता देता हूँ, कई लोग इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। भारत रहा था 135 नंबर पे। वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में कौन रहा था, भारत का नंबर 43। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, इसको जरूर याद रखिएगा। फर्स्ट में था स्विट्जरलैंड, ठीक है। और जैसे मैं आपको बता दूं ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का नंबर क्या था, ये याद रखिएगा 94 था। इसमें फर्स्ट था चाइना। और जैसे मैं आपको और बताऊं ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 में अगर भारत के हिसाब से कैटेगरी में देखिए तो नंबर 1 पे था बेंगलुरु, और इसके बाद दूसरे नंबर पे था चेन्नई, तीसरे नंबर पे था शिमला। तो जरूर याद रखिएगा, तीनों ही इंपॉर्टेंट है हमारे, ये देश के हिसाब से इसको मेज़र किया जाता है। ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स में क्या था, भारत का नंबर 55वां नंबर था, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। और टर्की फर्स्ट था। मैं दोबारा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, एक और याद रखिएगा, कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे, जो महंगा शहर हिसाब से देखा जाए तो कौन सा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। इसमें देखेंगे तो देखिए सबसे ज़्यादा तो पहले विश्व के हिसाब से हम बोले तो अशकबाट, नाम थोड़ा अजीब सा है, तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल है ये नंबर 1 पे है सबसे महंगे शहर में। और अगर इसी हिसाब से हम भारत में देखें, भारत के कौन से शहर इसमें इंक्लूड किए गए हैं, मुंबई और दिल्ली। और मुंबई का नंबर है 78 और दिल्ली का नंबर है 117, जिसको कहेंगे 117। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बता दूं इंडेक्स के हिसाब से कौन सा रहा था, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। ये बताइए कौन सी रिपोर्ट इसको जारी करती है, किस रिपोर्ट के थ्रू होता है ये। और ये बहुत बार पूछा गया स्टैटिक में, मैं आपको बताऊंगा नहीं, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा, मैंने आपको पहले ही मेंशन किया है। तो इसमें भारत का नंबर रहा था 142 और फर्स्ट में रहा था नॉर्वे, हमेशा की तरीके से। और हैप्पीनेस इंडेक्स में क्या रहा था, ये भी इंपॉर्टेंट था, ये अभी हाल ही में कुछ समय पहले आया था। इसमें भारत का नंबर रहा था 139 और इसमें फर्स्ट नंबर पर था फिनलैंड, जो हमेशा की तरह से रहता है। और मैं आपको बता दूँ जैसे करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत का नंबर क्या था, 86 रहा था। और इसमें फर्स्ट कौन था, 2 कंट्री थे, न्यूजीलैंड और डेनमार्क। तो मैंने आपको सारे बता दिया। एक और याद रखिएगा, मेरे को जो याद आ रहे हैं मैं आपको मेंशन करा देता हूँ क्योंकि बाद में दिक्कत हो जाती है। जैसे कि एनीमिया मुक्त या एनीमिया फ्री इंडेक्स में भारत में ही ये मेज़र किया जाता है। कौन सा स्टेट नंबर 1 पे था, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश। और सेकंड नंबर पे था उड़ीसा, तीसरे नंबर पे था हिमाचल प्रदेश। तो इतने आपको यहाँ से इंपॉर्टेंट इंडेक्स से रिलेटेड आपको याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम में कई बार रिपीट होते हैं इंडेक्स से रिलेटेड। और मैं कोशिश करूँगा, कई लोग डिमांड कर रहे हैं कि 6 महीने से रिलेटेड जो भी हैं वो करंट अफेयर में आपको प्रोवाइड करा दूँ एक ही वीडियो में, ठीक है। अच्छा, एक और रिक्वेस्ट करूँगा, मैं ज़्यादातर इन चीज़ों पे प्रेफर नहीं करता हूँ, फिर बोलूँगा वीडियो में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है एक, और खासकर करंट अफेयर में तो कई लोग मैं देखता हूँ डाउनलोड कर लेते हैं, जिससे हमारे व्यूज़ में उसका कोई काउंट नहीं होता। देखिए मेहनत कोई कर रहा है और आप डाउनलोड करके बैठ जाते हैं, तो ये सबसे गलत चीज़ है। डाउनलोड मत करिए वीडियो को, हो सकता है ऑनलाइन देखिए, थोड़ा बहुत आपको इशू होगा, बट मैं हमेशा बोलता हूँ जब कोई मेहनत कर रहा है तो आपको थोड़ा बहुत सपोर्ट करना चाहिए। आप चाहते हैं अच्छा कंटेंट मिले और हमको फ्रीली मिल जाए तो वो अच्छा नहीं है। तो याद रखिएगा, क्योंकि हमारे व्यूज़ काउंट नहीं होते तो वीडियो आगे रेकमेंड नहीं करता यूट्यूब। तो मैं आपको क्लियर बोलता हूँ, झूठ बोलने वाली कोई बात नहीं है। तो ऑनलाइन देखिएगा और जरूर लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कौन सा है, G7
शिखर सम्मेलन की थीम क्या रही, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली बात तो याद रखिएगा, हुआ कहाँ पर था, इंग्लैंड में हुआ था। तो क्या थीम थी इसकी, बिल्ड बैक बेटर, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा इसकी थीम। अब G7 आ गया तो इसके कई बार कंट्री पूछी जाती है, इसमें कंट्री में भारत नहीं है, ठीक है, ये याद रखिएगा, भारत इसमें नहीं है, बट इसमें एक तरीके से पार्टिसिपेट किया था नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री भारत के। तो पहले मैं आपको G7 कंट्री हैं उनके नाम बता देता हूँ, कई बार पूछे जाते हैं, जैसे जापान, USA, इटली, कनाडा, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, इन सभी का नाम याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है ये। अच्छा, इसी हिसाब से एक और याद रखिएगा, G20 कई आपको मैंने बताया, मेंशन किया है, 2020 का कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा सऊदी अरब। अच्छा, 2021 का कहाँ होगा, G20 इटली में। 2022 का कहाँ पर होगा, इंडोनेशिया में, तो ऐसे याद रखिएगा। अच्छा, 2023 का भी मैं आपको बता दूं, तो ये होगा भारत में। ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, 2023 का पूछा जाएगा भारत में, ठीक है। और मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट और बता देता हूँ, जैसे जो कुछ सम्मेलन हुए हैं, जैसे P&G समिट 2021, ये कहाँ पर हुआ, ये साउथ कोरिया में हुआ था। इसकी फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, पार्टनरिंग फॉर ग्रीन ग्रोथ एंड ग्लोबल गोल, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। अच्छा, साउथ कोरिया में हुआ, तो एक स्टैटिक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है यहाँ से कि 38th पैरेलल लाइन किन दो देशों के बीच में है, तो याद रखिएगा साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया। और इसी के अपोजिट अगर मैं आपको बोलूँ 49th पैरेलल लाइन किन दो कंट्री के बीच में है, तो याद रखिएगा USA और कनाडा, ये कई एग्जामिनेशन में पूछा गया है, ठीक है। एक और बता देता हूँ, जैसे कि नाटो का 31st सम्मेलन ये कहाँ पर हुआ है, समिट कहाँ पर हुआ है, ब्रुसेल्स में हुआ है, जहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। अच्छा, ब्रुसेल्स में हेडक्वार्टर एक और ऑर्गेनाइजेशन का है, कौन सा, यूरोपियन यूनियन का, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, यूरोपीय संघ का हेडक्वार्टर भी ब्रुसेल्स में। और ब्रुसेल्स कहाँ पर है, बेल्जियम में है। और दो तीन चीज़ें मैं आपको और बता दूं, जैसे कि इंपॉर्टेंट यहाँ से हो जाती है। अच्छा, वीवा टेक्नोलॉजी सम्मेलन या कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुआ है, इसको डायरेक्ट बोला जाता है वीवा टेक, बट पूरा अगर मैं आपको बोलूँ तो वीवा टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुआ, ये फ्रांस में हुआ है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट समिट हो जाती है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको भी जरूर याद रखिएगा, ठीक है। तो इतने आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारा कौन सा है, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी जो है उसको लीगल करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है, तो याद रखिएगा अल सल्वाडोर, बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा हो जाएगा, अल सल्वाडोर। और देखिए ये होती क्या है बिटकॉइंस, मैंने आपको शायद पहले भी कई बार बताया होगा, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, बट मैं आपको आज क्लियर कर देता हूँ। एक तरीके से वर्चुअल करेंसी होती है जिसका एग्जिस्ट बोले तो फिजिकली या प्रैक्टिकली नहीं होता, ये इंटरनेट में ये वैल्यू करती है, और आप सब लोगों ने कई बार सुना भी होगा, ठीक है। अब मैं आपको इसके बारे में एक स्टैटिक पॉइंट बता देता हूँ, जैसे कि विश्व की पहली या वर्ल्ड की पहली क्रिप्टो करेंसी कौन सी थी, तो सभी जानते होंगे, बहुत फेमस है बिटकॉइन। जब इसको कब बनाया गया था, 2009 में, और इसके एक तरीके से फाउंडर बोल सकते हैं, एस्टैब्लिशमेंट किन्होंने किया था, याद रखिएगा सातोशी नाकामोतो, कौन सी कंट्री के थे, जापान के थे, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको लगभग 2 से 3 महीने हो गए होंगे, लगभग 6 महीने हो गए होंगे, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि फेसबुक ने भी अपनी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करी थी, इसका नाम क्या था, लिब्रा नाम था, बट उसका नाम चेंज कर दिया फेसबुक ने, क्या रखा उसका, डायम। तो ये भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। अच्छा, नाम बदला है, तो नाम बदले से कुछ क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूँ जो करंट में रहे, जैसे कि नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसका भी नाम बदला गया बाला साहब ठाकरे के नाम पर। अच्छा, बाला साहब ठाकरे, तो मैंने आपको पहले भी 2-3 महीने पहले मेंशन किया था कि गोरेवाड़ा चिड़ियाघर जो मुंबई में है, इसका नाम बदल दिया गया था, किस नाम से, बाला साहब ठाकरे के नाम पर, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। अच्छा, एक और याद रखिएगा, औरंगाबाद, सभी आपने नाम सुना होगा, औरंगाबाद हवाई अड्डा, इसका भी नाम बदला गया, किस नाम से, संभाजी महाराज, ठीक है, छत्रपति संभाजी महाराज के नाम से इसको बदल दिया गया। तो यहाँ से इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं। अच्छा, एक और याद आ गया, तो मैं आपको बता दूं, मैं आपको यही बोलता हूँ, जितनी करंट अफेयर ऐसे तरीके से याद करेंगे, मैं कभी याद नहीं करता था और ना कभी करता हूँ। जैसे मेरा कोई एग्जाम है, पीसीएस का एग्जामिनेशन है, तो करंट अफेयर ऐसे याद मत करिए कि आपको रट्टा मारना है, आपको बस ये देखना है कि न्यूज़ में क्या चल रहा है, उसको रिलेट करते रहिए आपस में। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, दुनिया की सबसे लंबी केबल, एक तरीके से जो इंटरनेट केबल बोल सकते हैं, उसका निर्माण किसने किया है, तो ये भी याद रखिएगा, गूगल ने करा है, बट इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, उसका नाम क्या है, फर्मिनो, ठीक है, फर्मिनो नाम है उसका। और ये देखिए कितनी लंबी है, मैं आपको बता दूं, अमेरिका, ब्राज़ील, उरुग्वे, अर्जेंटीना, इन सभी को ये कनेक्ट करेगी इंटरनेट के लिए। और ये है क्यों लगाई जा रही है, तो ये यहाँ पर इंटरनेट को, कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए या उसकी कंडीशन को सुधारने के लिए इसको लगाया जा रहा है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ से, तो इसको भी ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा कौन सा है, नेक्स्ट हमारा देश का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी कौन बन गया है, तो याद रखिएगा केवड़िया बन गया है, गुजरात का। अब ये केवड़िया गुजरात में, आप सभी को पता होगा, केवड़िया से आपको नाम याद आ रहा होगा, आपको कई बार 2-3 साल पहले आपने सुना भी होगा लोगों से। यहाँ पर एक बहुत फेमस स्टैचू है, क्या नाम है उसका, स्टैचू ऑफ यूनिटी, और किनकी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। ये भी मैं आपको कुछ आपको मेंशन कर देता हूँ। इससे पहले मैं आपको बता दूँ, मैंने आपको पहले बोला था सबसे ज़्यादा एफडीआई कौन से स्टेट में आया भारत के, गुजरात में ही आया था 2020 और 21 में, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा था केवड़िया, तो ये भी याद रखिएगा, स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर स्थित है, केवड़िया में, नर्मदा नदी के किनारे। इसकी हाइट कितनी है, आप सभी को कई बार
सुना होगा आप लोगों ने, 182 मीटर, ठीक है। और है कौन ये? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो बहुत फेमस पर्सनालिटी है, इनके ऊपर मैं एक प्रॉपर वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। भारत को एकीकृत करने के लिए इन्हीं को पूरा श्रेय जाता है, इसलिए ही राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है इनके जन्म दिवस पर। जब इसकी स्थापना हुई थी, किसकी, जो इसकी इस्टेब्लिशमेंट किया गया था इस मूर्ति का, स्टैचू का, 31 अक्टूबर 2018 को, और 31 अक्टूबर को ही हम राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। और ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे और पहले गृह मंत्री थे। तो ये भी क्वेश्चन का एग्जामिनेशन में पूछा गया है। मैंने आपको जैसे बोला, इन्होंने सभी भारत के, जो उस समय आपको पता ही होगा जब अंग्रेजों ने देश को छोड़ा, तो ये कई जगह रियासतों में बटा हुआ था पूरा भारत। तो उसको एकीकृत करने वाले कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उस समय 562 रियासतों को इन्होंने इकट्ठा किया था। देखिए, कई एग्जामिनेशन में कई बार पूछा जाता है अलग अलग, बट याद रखिएगा एग्जाम में अगर पूछा जाएगा कि भारत की आज़ादी के समय भारत में कितनी रियासतें थी, तो जरूर याद रखिएगा 562। कई लोग कई अलग अलग डिफरेंट बताते हैं, बट मैं आपको एग्जाम का बता रहा हूँ, एग्जाम बिल्कुल एग्जैक्टली इसी का राइट आंसर मानता है एग्जामिनर, ठीक है। 562 रियासतें थी, ठीक है। अच्छा, इस स्टैचू ऑफ यूनिटी के आर्किटेक्ट भी याद रखिएगा कौन है? राम सुतार। ये भी पूछा जा सकता है। और बारदोली सत्याग्रह के टाइम पे ही इनको सरदार की उपाधि दी गई थी। किन्होंने दी थी? बारदोली की महिलाओं ने दी थी। ये भी कई बार पूछा गया है। और गुजरात आ गया था, आपको मैंने कई बार बताया, सबसे लंबी तटीय सीमा वाला रेखा वाला राज्य कौन सा आपका? गुजरात है। और विश्व में कौन सा है? कनाडा है। तो ये इतने क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। अच्छा, ये बताइए कौन सा ऐसा अधिवेशन था जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अध्यक्षता की थी? ये भी इस बार के रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया था। तो ऐसे क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा, यहाँ से दिक्कत कर जाएंगे नहीं तो आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा कौन सा है? इंडो थाई कॉर्पोरेट अभ्यास किन दो देशों के बीच में हुआ? तो याद रखिएगा थाईलैंड और इंडिया, दोनों में नाम आपको दिख ही रहा होगा। और आयोजित भी कहाँ हुआ है? ये थाईलैंड में हुआ है। ये पूछा जा सकता है। वैसे तो नाम से मेंशन हो रहा है इंडिया और थाईलैंड के बीच में हुआ है, बट ये भी पूछा जाता है कि कहाँ पर हुआ था आयोजित, तो याद रखिएगा थाईलैंड में। अब मैं कुछ आपको बता देता हूँ जो बहुत सी इंपॉर्टेंट वॉर एक्सरसाइज है, कई एग्जामिनेशन में पूछी जाती है, जैसे कि भारत और यूएसए के बीच में हुई है। कौन सी हुई थी? मैंने आपको बताया था, वज्र प्रहार, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। कहाँ पर हुई थी? हिमाचल प्रदेश में। नाम था इसका वज्र प्रहार। भारत और यूएसए के बीच में एक और हुई थी, मैंने आपको लगभग 2-1 महीने पहले बताया था। भारत और अमेरिका के बीच में कौन सा हुआ था? एक और युद्ध अभ्यास। इसका नाम ही युद्ध अभ्यास था, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। और ये हुआ था बीकानेर में, ठीक है। और एक और मैं आपको बता दूं, जैसे भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ था डस्टलिक सेकंड। क्या नाम था? डस्टलिक। जरूर देख लीजिएगा, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है इस चैनल पे अपने, करंट अफेयर की सारी आपको मिल जाएगी। डस्टलिक, ठीक है। कहाँ पर हुआ था? उत्तराखंड, रानीखेत में। इसके बाद हम बात करें तो भारत और किर्गिस्तान के बीच में भी हुआ था। क्या नाम था? खंजर नाम था। और कहाँ पर हुआ था? बिस्केक में हुआ था, ठीक है। एक और मैं आपको बता दूं, अच्छा ये जून में हुआ है। कौन सा? इन यूवेर, ये नाम बहुत थोड़ा अजीब सा है, इन यूवनेर 4, ठीक है। ये थोड़ा सा नाम थोड़ा कन्फ्यूजन है, मैं आपको मेंशन कर दूंगा। ये किन किन के बीच में हुआ है? भारतीय नौसेना और यूरोपियन संघ, जो मैंने आपको बताया था, जिसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में। ये कई बार पूछा गया है, और ठीक है। अच्छा, ये याद रखिएगा कहाँ पर हुआ था? अदन की खाड़ी में हुआ था ये वॉर एक्सरसाइज। तो यहाँ से इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि स्टेड फास्ट डिफेंडर 2021, ये वॉर एक्सरसाइज कहाँ पर हुई है? किसने करी है? नाटो ने करी है। और नाटो के बारे में मैंने आपको कई बार पहले ही बताया। अच्छा, इसकी फुल फॉर्म मैंने शायद आपको लास्ट टाइम नहीं बताई थी, तो याद रखिएगा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। कई बार पूछा जाता है। तो 1949 में इसको स्टैब्लिशमेंट किया गया था, और इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में। बहुत बार पूछा गया इन दोनों का, नाटो हो गया और यूरोपियन यूनियन, इन दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ पर पड़ता है? आपका ब्रुसेल्स में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हमारा? अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स हाल ही में किन के द्वारा जीती गई? तो याद रखिएगा सर्जियो पेरेज के द्वारा, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट यहाँ से क्या हो जाता है? पहली बात, कौन सी कंट्री के हैं? मैक्सिको के हैं, ठीक है। कौन सी गाड़ी को ड्राइव करते हैं? कौन सी कार ड्राइवर हैं ये? तो याद रखिएगा रेड बुल। ये बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कोई जीत जाता है कोई ग्रैंड प्रिक्स को, तो उनसे रिलेटेड उनकी पूछा जाता है किसके ड्राइवर हैं और कौन सी कंट्री के, ठीक है। अब मैं आपको 2-3 जो भी 2-3 तो नहीं बोलूँगा, लगभग 6 या 7 हैं जो इस मंथ में या इस साल में हुई हैं, वो सारी मैं आपको मेंशन कर देता हूँ। पहली बात तो मैंने आपको अजरबैजान बता दिया, सर्जियो पेरेज जीते हैं। मोनाको कौन जीते हैं? मैक्स वर्स्टापन, ठीक है। और मैं आपको बता दूँ एमिलिया रोमार्गा, ये भी किन्होंने जीती है? मैक्स वर्स्टापन जीती है। और कौन सी गाड़ी चलाते हैं? रेड बुल चलाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था सर्जियो पेरेज चलाते हैं। अब जैसे स्पेनिश हो गया, बहरीन हो गया, पोर्चुगल हो गया, ये ग्रैंड प्रिक्स तीनों किन्होंने जीती है? लुइस हैमिल्टन ने जीती है। और किस कार ड्राइवर है? कौन सी गाड़ी के? मर्सिडीज़ के हैं। कौन सी कंट्री के हैं? आप याद रखिएगा ब्रिटेन के हैं, ठीक है। अच्छा, अभी एक और बता देता हूँ मैं आपको, फ्रेंच ओपन बोल रहा हूँ मैं आपको, फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स किन्होंने जीती है? मैक्स वर्स्टापन ने जीती है, ये भी रेड बुल चलाते हैं। और याद रखिएगा कौन सी कंट्री के? तो ये भी बता दूँ मैं आपको, नीदरलैंड के। तो मैंने आपको 7 हुई हैं लगभग, तो ये सारी आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा कौन सा है? रायमोना
छठवां नेशनल पार्क बना है, कौन से स्टेट का बना है ये आप बताइए। तो कौन से स्टेट का बना है ये? असम का बना है। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये जब मैंने इसको मेंशन किया है ये छठा बोला है, अभी हाल ही में सातवां भी बन गया है। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कौन सा बना है। देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मैं आपको कई बार मेंशन करता हूँ, ये नेशनल पार्क बन गया है असम का सातवां। तो छठा मैंने आपको कौन सा बताया, रायमोना, ये दोनों जून में ही बने हैं, तो इसलिए इनको जरूर याद रखिएगा। दोनों कहाँ पर है? असम में। अब मैं आपको बता देता हूँ, देखिए पहला कौन सा है असम के जो नेशनल पार्क, काजीरंगा, दूसरा हो जाएगा नामेरी, तीसरा हो जाएगा औरंग नेशनल पार्क, चौथा हो जाएगा डिब्रू सेखोवा, ठीक है, पांचवा हो जाएगा मानस, ठीक है। तो ये पांच हो गया। छठा कौन सा हो गया? रायमोना हो गया। और सातवां हो गया देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नेशनल पार्क बना दिया गया है, ठीक है। अच्छा, एक और याद रखिएगा, पोबा रिजर्व फॉरेस्ट डायरेक्ट पूछा जाता है कहाँ पर है, तो ये डायरेक्ट याद रखिएगा, ये भी असम में है। अब मैं आपको कुछ असम से रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट बता दूं, जैसे कि मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना, ये किसने शुरू की है? ये भी असम ने ही करी है। जैसे ऑनलाइन फ्लड रिपोर्टिंग, फ्लड मतलब क्या होता है आप जानते होंगे, बाढ़ रिपोर्टिंग, ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग शुरू करने वाला पहला स्टेट कौन सा बन गया जिसने ये सिस्टम को लगाया है? तो याद रखिएगा, ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग करने वाला या सिस्टम को लगाने वाला पहला स्टेट कौन सा है? असम ही है, ठीक है। और मैं आपको कई बार बताया है, डिगबोई ऑयल रिफाइनरी जो भारत की सबसे पहली ऑयल रिफाइनरी है, 1901 में इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी। कहाँ पर है? ये भी आपकी असम में। 1901 में किसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी? बहुत बड़ा अवार्ड था, जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और जैसे मैं आपको बता दूं, मैं आपको बताऊं असम का शोक किसको कहा जाता है, तो याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी को। जैसे मैंने आपको बताया था बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को, और दामोदर नदी को किसका शोक कहा जाता है? याद रखिएगा बंगाल का। उसी तरीके से असम का शोक कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को, ठीक है। अच्छा, बिहार का बता दिया मैंने। और एक और याद रखिएगा, सतारिया डांस बहुत इंपॉर्टेंट है, रेलवेज के एग्जामिनेशन में बहुत बार रिपीट हुआ है। सतारिया डांस कहाँ का ये डांस फॉर्म है? ये भी असम का है। बिहू डांस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एसएससी के सीजीएल 2018 में पूछा गया था और कई बार रिपीट हुआ है, तो ये भी कहाँ का है? बिहू डांस भी आपका असम का ही है। और जैसे मैंने आपको लगभग 3 से 4 महीने पहले बताया था, तेजपुर लीची को जीआई टैग दिया था, मिला था। कहाँ का है ये तेजपुर लीची? याद रखिएगा, ये भी आपका असम का ही है, ठीक है। और जैसे मैं आपको बता दूं, तरुण गोगोई, इनका हाल ही में निधन हुआ था। ये सीएम थे, पूर्व सीएम थे असम के, और इनको ये इसलिए हाईलाइट रहे हैं क्योंकि इनको हाल ही में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था मरणोपरांत, तो ये भी याद रखिएगा। और जैसे मैं आपको बता दूं और इम्पॉर्टेंट, जैसे कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जैसे मैं आपको नेशनल पार्क के बारे में बता रहा था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये भारत का पहला नेशनल पार्क है, एसएससी के सीएचएसएल एग्जामिनेशन में पूछा गया था। इसको स्टैब्लिश कब किया गया था ये आप जरूर बताइएगा, मैंने आपको बता रखा है कई बार, और उत्तराखंड में है, ठीक है। अच्छा, सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? तो याद रखिएगा लद्दाख में है, जिसका नाम है हेमिस नेशनल पार्क, ठीक है। और जो मैं आपको बता रहा था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसको पहले बोला जाता था हेली नेशनल पार्क, ये भी कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। और जो मैं आपको बता रहा हूँ लद्दाख का ये हेमिस नेशनल पार्क है, एक तो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, दूसरा हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क है, मतलब सबसे ऊंचाई पे स्थित है। और सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है? साउथ बटन जो अंडमान निकोबार में, ये भी कई बार रिपीट हुआ एग्जामिनेशन में। अच्छा, कुछ करंट की और चीज़ें रही मैं आपको बता दूं, जैसे कि भारत में सबसे बड़ा अवार्ड होता है भारत रत्न, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न। दूसरे नंबर पे है पद्म विभूषण, तीसरे नंबर पे है पद्म भूषण, फिर उसके बाद में पद्मश्री। कई बार ये अरेंज करने के लिए दे दिया जाता है। उसी तर्ज पर असम सरकार ने इसी तरीके से अपने स्टेट में बोला हम भी इसी तरीके से ये अवार्ड को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बट उनका नाम क्या रखा है? तो याद रखेगा, भारत रत्न है, उसका नाम रख दिया असोम रत्न, ठीक है। सबके आगे असोम लगा दिया, जैसे आपका आ गया विभूषण तो असोम विभूषण हो गया, फिर आपका आ गया भूषण तो असोम भूषण हो गया, फिर आपका आ गया पद्मश्री तो असोम पद्मश्री, ठीक है। इस तरीके से आप याद रखेगा, ये ऐसे इन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया। बट इसकी रकम भी याद रखेगा, पूछी जा सकती है। तो रकम क्या रखी है? देखिए, जो भारत रत्न के तर्ज पे इन्होंने रखा है असोम रत्न को, उसको हर साल एक व्यक्ति को दिया जाएगा। और कितने लाख रुपए दिए जाएंगे? इसमें 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। जो पद्म विभूषण के तरीके से रखा है इन्होंने असोम विभूषण, उसमें 3 व्यक्ति को दिए जाएंगे 1 साल के अंदर और 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। अगर हम बात करें असोम भूषण के बारे में, तो क्या दिए जाएंगे? 5 व्यक्तियों को दिए जाएंगे 2 लाख रुपए, ठीक है। इसके बाद हम बात करें पद्मश्री, जिस हिसाब से ये दे रहे हैं, ठीक है, असोम श्री के हिसाब से, तो इसमें दिए जाएंगे 10 व्यक्तियों को 1 साल में और 1 लाख रुपए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ से बन जाता है। और मैंने आपको कई बार बताया है पद्म भूषण या पद्म पुरस्कारों की स्थापना कब हुई थी? 1954 में। आपका भारत रत्न जो अवार्ड की स्थापना कब की गई थी? 1954 में। दोनों 1954 में इन दोनों की स्टैब्लिशमेंट की गई थी, ठीक है। और पहली बार किनको दिया गया था? 3 व्यक्तियों को दिया गया था भारत रत्न। और मैंने आपको कई बार बताया, तो मैं इस बार बताऊंगा नहीं, वीडियो लंबी हो जाती है, ठीक है। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला कौन सा हमारा क्वेश्चन, राबता मुहिम अभियान किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में शुरू किया गया?
गया, तो याद रखिएगा पंजाब सरकार के द्वारा, ठीक है। और मैं आपको कुछ यहाँ इसके बारे में बता दूँ, जैसे क्या है इसमें, जो टीचर्स होते हैं और पेरेंट्स होते हैं उनके बीच में एक तरीके से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को इस्टेब्लिश करने के लिए इस अभियान को शुरू किया है पंजाब सरकार ने, ठीक है। अब जैसे मैं आपको बता दूँ, मैंने आपको लास्ट मंथ में ही बताया था, ग्लोबल कोवैक्स अलायंस में शामिल होने वाला कौन सा पहला स्टेट बन गया था, पंजाब बन गया था। और उड़ान योजना यहीं पर शुरू किया गया था। उड़ान योजना क्या थी, जैसे महिलाओं को फ्री में सैनिटरी पैड देने के लिए इस योजना को शुरू किया था पंजाब सरकार ने। और आशीर्वाद योजना, जिसकी पहले जिसको क्या कहा जाता था, शगुन योजना, उसका नाम बदल दिया गया था आशीर्वाद योजना से, और पहले 21,000 दिए जाते थे, उसकी रकम बढ़ा दी गई 51,000 रुपये। अभी है क्या, एक तरीके से जो कन्याएं होती हैं उनके विवाह के टाइम पे एक तरीके से आर्थिक सहायता करने के लिए इस योजना को शुरू किया था। बसेरा योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पंजाब सरकार ने ही शुरू करी थी। अच्छा देखिए, पंजाब के बगल में कौन सा है स्टेट, हरियाणा, तो ये याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है, मेरे को याद आ गया दिमाग में इसलिए बता रहा हूँ। हरियाणा हरिकेन किनको कहा जाता है, तो याद रखिएगा कपिल देव को। अब देखिए पंजाब में कौन सी चीज़ है, याद रखिएगा पटियाला। और पटियाला में एक बहुत फेमस है, एसएससी के CHSL 2018 में पूछा गया था कि NIS जिसको बोला जाता है नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा ये पटियाला में ही स्थित है। सुखना झील ये भी कहाँ पर है, चंडीगढ़ पंजाब में। और चंडीगढ़ का डिज़ाइन किसने बनाया था, ली कार्बुजियर, मैंने आपको कई बार बताया है, ली कार्बुजियर ने। कहाँ के थे ये, फ्रांसीसी थे जिन्होंने इसका डिज़ाइन बनाया था, या आर्किटेक्ट थे, ठीक है। तो इतने यहाँ से क्वेश्चंस बन जाते हैं। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा कौन सा है, स्टैंडर्ड डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कहा जाता है मानक विकास संगठन को एक तरीके से उसका रूप बदल के उसको किस रूप में बदलाव करके उसको इस्टेब्लिश किया जा रहा है, तो ये भारत का पहला इंस्टीट्यूट बन जाएगा। नाम क्या है इसका, RDSO, फुल फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी, रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ये इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने इसको इंक्लूड करा दिया, ठीक है। अब मैं कुछ 2-3 और मेरे को याद आ रही है तो मैं आपको बता दूँ, इसको नोट डाउन करते रहिएगा। जैसे किसानों को अधिक उपज देने के लिए एक तरीके से खास किस्म के जो बीज होते हैं उनकी एक तरीके से किट दी जाएगी कृषि मंत्री के द्वारा, तो उसका नाम क्या रहेगा इस प्रोग्राम का, तो याद रखिएगा सीड्स मिनी किट प्रोग्राम, ठीक है। कार्यक्रम पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा सीड्स मिनी किट प्रोग्राम, और हमारे कृषि मंत्री के द्वारा शुरू की गई, ठीक है। अच्छा ये बताइए कृषि मंत्री कौन है, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। और जैसे मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, CBSE आप सभी जानते होंगे, CBSE ने और माइक्रोसॉफ्ट ने एक समझौता किया है, क्या करा है, 6 से लेके 8th क्लास में डेटा साइंस, और मैं आपको बताऊं जैसे कि डेटा साइंस हो गया, और 8 से लेकर 12th तक क्लास में इन सब्जेक्टों को एक तरीके से सब्जेक्ट वाइज जोड़ने के लिए इन दोनों ने कोलैबोरेशन किया है, CBSE और माइक्रोसॉफ्ट ने। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई बार पूछा जा सकता है, तो इसको याद रखिएगा। और मैंने आपको लास्ट मंथ बताया था दोस्त फॉर लाइफ एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया था, ये भी CBSE ने ही किया था। तो जैसे एप्लीकेशन हो गए या पोर्टल हो गए, योजनाएं हो गई, इनको जरूर याद रखिएगा, कई बार पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन इंडिया इंडेक्स में 2020 जो आया है उसमें कौन से स्टेट ने टॉप किया है, तो याद रखिएगा केरल ने किया है। और लास्ट हमेशा की तरह कौन है, बिहार है, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से होता क्या, एक तरीके से हर तरीके से आधारभूत जो हमारी संरचना है उसमें क्या बदलाव रहे, क्या उस गोल्स को, लक्ष्यों को प्राप्त करने में वो राज्य सरकार या स्टेट रहा है उसमें नंबर 1 या अच्छे उसमें सक्षम रहा है, उसी के हिसाब से इस इंडेक्स को बनाया जाता है, और इसमें नंबर 1 रहा है केरल, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ और इंडेक्स में आपको बता दूं, जैसे कि परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, जिसमें एक तरीके से स्कूली शिक्षा का मूल्यांकन किया जाता है, इसमें नंबर 1 पर आता है पंजाब, ठीक है। तो बस याद रखिएगा नंबर 1 पर कौन था, पंजाब। अब मैंने आपको बताया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन इंडिया, बट अगर हम बोले सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स, इसमें ओवरऑल अगर हम वर्ल्ड के हिसाब से देखें तो भारत का नंबर था 117 और फर्स्ट था स्वीडन, तो ये भी याद रखिएगा। और जब मैं आपको बता रहा था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन इंडिया, इसको लॉन्च कौन करता है, किसकी रिपोर्ट के तरीके से आती है ये, तो नीति आयोग इसको लॉन्च करता है इस इंडेक्स को, ठीक है। अब नीति आयोग आ गया तो स्टैटिक वाइज कई बार पूछा गया है कि इसकी स्थापना को हुई थी नीति आयोग की, तो याद रखिएगा 1 जनवरी 2015 को इसको स्टैब्लिशमेंट किया गया था। किसकी जगह लाया गया था, तो याद रखिएगा योजना आयोग का एक तरीके से नया रूप बनाया गया इसको, नीति आयोग को, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। अच्छा योजना आयोग मैंने आपको बताया था प्लानिंग कमीशन का नया रूप बना था नीति आयोग, तो योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, कई बार पूछा जाता है, तो याद रखिएगा 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना की गई थी। अच्छा नीति आयोग के उपाध्यक्ष का नाम याद रखिएगा राजीव कुमार, और CEO कौन है, अमिताभ कांत है, ठीक है।
कुछ मैं आपको बता देता हूँ, जो नीति आयोग ने कुछ इंडेक्स निकाले थे लास्ट के कुछ 6 महीने के, ठीक है। जैसे कि इनोवेशन इंडेक्स में नंबर 1 पे कौन था? कर्नाटक था। जैसे बताऊँ एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, इसमें नंबर 1 पे कौन था? गुजरात था, मैंने आपको कई बार मेंशन भी किया है। जैसे मैं आपको बताऊँ हेल्थ इंडेक्स, इसमें नंबर 1 पे कौन था? केरल था, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ बता देता हूँ, वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स में कौन था? नंबर 1 पे गुजरात था। तो ये सारे इंडेक्स याद रखिएगा, नीति आयोग ने निकाले थे, तो इनके नंबर 1 पे जरूर याद रखिएगा कौन कौन से स्टेट थे। अब मैंने आपको केरल के बारे में बताया, तो केरल के बारे में याद रखिएगा, सबरीमाला मंदिर मैंने आपको पहले ही बताया, ठीक है। रबड़ की सबसे ज़्यादा खेती यहीं पर होती है, ये कई बार पूछा गया एसएससी के एग्जामिनेशन में, और बस इतने यहाँ से याद रखेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा कौन सा है? कोरोना मुक्त ग्राम प्रतियोगिता किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? तो याद रखिएगा महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। अब महाराष्ट्र आ गया है, तो यहाँ से कुछ आपको चीज़ें याद रखने वाली इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखिए मैं आपको जैसे बता दूँ, कुछ कोरोना से रिलेटेड आ गया था, पहले मैं आपको कोरोना वाली जो जून मंथ में रही है कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं, एप्लीकेशंस, ये सभी आप याद रखिएगा, चांसेस है कि आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सके। पहली बात, पहला क्या है? कोविड-19 टीकों को एक तरीके से जो टीके होते हैं उनकी खुराक लेने के लिए गुलाबी बूथ बनाने वाला पहला स्टेट कौन सा था? याद रखिएगा यूपी। या डायरेक्ट पूछा जाएगा कौन से स्टेट ने गुलाबी बूथ को महिलाओं के लिए शुरू किया, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश ने। अब जैसे एक और याद रखिएगा, जहाँ वोट वहाँ वैक्सीनेशन अभियान, ये किसने शुरू किया था? दिल्ली सरकार ने। अब है क्या, एक तरीके से जिस स्थान पर आपने वोट दिया था उसी स्थान पर आपको वैक्सीनेट किया जाएगा, वैक्सीनेशन आपका कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है, ये दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। जैसे मैं आपको बताऊं वेयोन गांव, कौन सा? वेयोन गांव जो कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का है। उसको 100% जो वहाँ के एडल्ट हैं उनको, उस आबादी को वैक्सीनेट करने वाला पहला ये इलाका बन गया है जम्मू कश्मीर का ये गाँव, ठीक है। तो ये भी पूछा जा सकता है। अब मैं आपको बता दूँ सुरक्षित हम सुरक्षित तुम, ये अभियान किसने शुरू किया था? नीति आयोग ने ही शुरू किया था। और इसमें एक तरीके से क्या था, देखिए जो बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स होते हैं उनको घर में ही अच्छे से वैक्सीनेट करके या उनकी पूरी क्योर करके उनको हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए इस कार्यक्रम को नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं और बता दूं, जैसे कोरोना में देखभाल करने के लिए पहली रोबोट नर्स बनाई थी, किसने बनाई? हांगकांग ने बनाई थी। नाम क्या था इसका? नाम याद रखिएगा, ग्रेस, ठीक है। और कौन सी कंपनी ने बनाया? हैंसन कंपनी ने। और हैंसन कंपनी के नाम से आपको याद आ रहा होगा, इसी कंपनी ने एक रोबोट बनाई थी, सोफिया रोबोट, जिसको सऊदी अरब ने अपनी नागरिकता प्रदान करी थी सोफिया रोबोट को, और इसी कंपनी ने बनाया था इसको, ठीक है। तो ऐसे याद रखिएगा। और मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट और बता दूँ, जैसे कवच पर्सनल लोन योजना किसने शुरू किया था? ये एसबीआई ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। इसमें एक तरीके से बहुत ही कम रेट में लोन दिया जाएगा, जो इससे अफेक्ट हुए हैं कोविड के टाइम पे, जिनके रोजगार या बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं, तो उनको इसके अकॉर्डिंग कम परसेंट में लोन दिया जाएगा, ठीक है। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने शुरू किया था। अब बैंक की बात आ गई तो याद रखिएगा घर घर राशन योजना, ये किसने शुरू किया था? आईडीएफसी बैंक। वो अलग है, घर घर राशन योजना जो दिल्ली सरकार शुरू कर रही थी, जिसमें बहुत से कंट्राडिक्शन हुए, बहुत से आर्ग्यूमेंट हुए, वो अलग है। बट ये आईडीएफसी बैंक ने शुरू किया था। ये क्या था, इसमें इन्होंने इसलिए करा था कि जो जिनकी कम इनकम है, उनके जो कस्टमर हैं और जो इसमें बहुत ही सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं कोविड के टाइम पे, उनको एक कम इनकम में एक तरीके से एक फंड बनाया जाएगा, जिसके थ्रू उनकी मदद की जाएगी, उनके नीडी जो उनके काम होते हैं उनके लिए, ठीक है। तो इसका याद रखिएगा, घर घर राशन योजना किसने शुरू करी थी? आईडीएफसी बैंक ने। जैसे मैं आपको और 2-3 चीज़ बता दूं, मुख्यमंत्री बाल कल्याण योजना, ये राजस्थान सरकार ने शुरू की थी, और इसके बारे में मैंने आपको शायद पहले बताया। अनाथ बच्चों को एक तरीके से सोशली या मेंटली सपोर्ट देने के लिए और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इस योजना को राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू किया गया। और बता दूं, युवा शक्ति कोरोना मुक्ति योजना, ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया था। है क्या, टीचर्स हो गए या स्टूडेंट्स हो गए, उनको वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक करने के लिए या सचेत करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया था। ये डायरेक्ट पूछा भी जा सकता है, इसलिए थोड़ा डिटेल में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कौन सा है? जैसे एक और याद रखेगा, विदेश यात्रा के लिए वैक्सीन पासपोर्ट जारी करने वाला पहला देश कौन सा बन गया? जापान बन गया। मतलब वो अपने देश में, जापान ऐसा है, पहले आप तभी विदेश यात्रा कर पाएंगे जब आपने वैक्सीनेट अपने आप को करा लिया है, कि दूसरे कंट्री में आपको वो ट्रायल दिखाने की ज़रूरत या आपको स्लिप दिखाने की ज़रूरत ना पड़े। ये जापान ने शुरू किया है। और पासपोर्ट से रिलेटेड मैंने आपको पहले बताया था, हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में जापान नंबर 1 पर रहा था, और इसमें भारत का रैंक क्या था? 85। इसका मतलब क्या होता है कि किस देश का पासपोर्ट एक तरीके से पावरफुल है, तो उसमें नंबर 1 पे कौन था? जापान था। इसको ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। और आशीर्वाद योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई थी? ओडिशा। किस तरीके से था? अनाथ बच्चों को एक तरीके से सपोर्ट करने के लिए पर मंथ उनको 2500 रुपये इसमें दिए जाएंगे, ठीक है। और इस आशीर्वाद को उससे मत कंफ्यूज कर लीजिएगा जो पंजाब सरकार ने शुरू करी थी, जिसका नाम था पहले शगुन योजना, जो मैंने आपको पहले बता दिया है। तो यहाँ से इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। और मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ, जैसे महाराष्ट्र आ गया तो यहाँ से याद रखिएगा, महाराष्ट्र में कौन सा है? तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन, कई बार पूछा जाता है। और गुजरात के बारे में मैंने आपको बताया था, तो याद रखिएगा उकई बांध ये कहाँ पर है? गुजरात में, कई बार पूछा जाता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा कौन सा है?
नेक्स्ट है टाइम्स 50 मोस्ट डिज़ायरेबल मैन 2020 में नंबर 1 पे किस व्यक्ति रहे थे, कौन से व्यक्ति रहे, तो याद रखिएगा सुशांत सिंह राजपूत। मैंने बात करी है मैन के बारे में, तो वुमेन में नंबर 1 पे कौन रही, रिया चक्रवर्ती, ठीक है, जो इनकी गर्लफ्रेंड थी, और आपने पूरा मामला तो सुना ही होगा। तो याद रखिएगा टाइम्स 50 मोस्ट डिज़ायरेबल मैन और वुमेन के बारे में मैंने आपको बता दिया। और 2-3 चीज़ बता दूँ, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2020 कौन बने थे, जो बाइडेन, 46 नंबर के जो राष्ट्रपति अमेरिका के, और इनके साथ कौन थी, कमला हैरिस, जो पहली उपराष्ट्रपति थी, महिला उपराष्ट्रपति थी, कहाँ की, अमेरिका की, ठीक है। एक और मैंने आपको बताया था, लगभग 4-5 महीने हो गए हैं, टाइम्स किड ऑफ द ईयर 2020 कौन बनी थी, तो ये याद रखिएगा गीतांजलि राव, तो ये भी इंपॉर्टेंट नाम है, किड्स ऑफ द ईयर टाइम्स, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट हमारा कौन सा क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा है 1 जून को हाल ही में कौन सा दिवस मनाया गया। तो मैं आपको अब इंपॉर्टेंट डेज के बारे में आपको पहले बता दूं। 1 जून को कौन सा मनाया गया है, वर्ल्ड मिल्क डे, बहुत इंपॉर्टेंट डे हो जाता है ये। और इसको मनाता कौन है, तो FAO, और इसके बारे में मैंने आपको कई बार बताया है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, FAO, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, रोम, इटली में। ये कई बार पूछा भी जाता है। अब जून आ गया, तो जून से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट डेज हो सकते हैं मैं आपको इस वीडियो में मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। पहली बात, 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे मनाया गया था। अच्छा, इसकी थीम भी याद रखिएगा, सस्टेनेबिलिटी इन द डेयरी सेक्टर, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, जैसे अच्छा एक और याद रखिएगा, 26 नवंबर में नेशनल मिल्क डे भी मनाया जाता है, 26 नवंबर को, ये कई बार पूछा गया है, तो इसको भी याद रखिएगा। अब जून मंथ के बारे में बात करें तो पहले जून में तो ये मनाया गया, दूसरा जून एक और है, ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स, ये भी 1 जून को ही मनाया जाता है। इसके बाद हम बात करें 2 जून, सभी को पता होगा, 2 जून 2014 को तेलंगाना का स्थापना हुई थी, इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ठीक है, स्टेट के तरीके से। तो तेलंगाना स्थापना दिवस भी 2 जून को मनाया जाता है, ठीक है। 3 जून को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड बाइसिकल डे, तो ये भी याद रखिएगा, 3 जून को मनाया जाता है। 5 जून को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। इसको एक तरीके से क्यों मनाया जाता है, क्योंकि देखिए मैंने आपको पहले बताया था, स्टॉकहोम जो था, जहाँ पर सम्मेलन हुआ था स्टॉकहोम में 1972 में, वो 5 जून को ही हुआ था। तो इसी तरीके से पर्यावरण दिवस मनाने के तौर पे इसको शुरू किया गया था, इसी तरीके से 5 जून को, ठीक है। इसकी 2 थीम रही थी, तो कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए 2 थीम क्या थी, इकोसिस्टम रेस्टोरेशन पहली थीम, दूसरी क्या थी, रीइमेजिन, रिक्रिएट, रिस्टोर। देखिए आपको दोनों अलग अलग जगह दिखेगी, तो दोनों याद रख लीजिएगा। ऑप्शन में अगर कोई भी आती है तो आप उसको ठीक कर लीजिएगा, दोनों मुश्किल है चांसेस कि दोनों आए, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, दोनों थीम मैंने आपको बता दी। 7 जून को क्या मनाया गया, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, जिसकी थीम थी सेफ फूड टुडे फॉर अ हेल्दी टुमारो, ठीक है। अब जब मैं आपको ये बता रहा हूँ ना डेज, कई लोग क्या करते हैं कि PDF की तरफ भाग जाते हैं। मैं आपको कई इंपॉर्टेंट फैक्ट जो बताऊँगा उनको भी इसके अंदर दिखना चाहिए। तो ये मत सोचिए कि वीडियो में आपको बता रहा हूँ PDF में मिल जाएगा तो वहाँ ही आपकी तरफ जाना, आपका अट्रैक्शन बढ़े। यहाँ भी देख सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा डिटेल में आपको बता दूंगा। अब मैंने आपको कई बार बताया, वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है, 16 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर 1945 को FAO, जिसकी मैंने आपको बताया था स्थापना हुई थी, तो इसलिए इसको 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा कौन सा, 8 जून, वर्ल्ड ओशियन डे, 8 जून को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या थी, द ओशियन लाइफ एंड लिवलीहुड, ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको बता रहा था, कौन सा, आपको मैंने बताया था FAO, ठीक है, जिसका मैंने बताया था हेडक्वार्टर कहाँ पर है, रोम, इटली में। एक और इसी के तरीके से वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, जिसको कहा जाता है WFP, इसका हेडक्वार्टर भी रोम, इटली में है। और डायरेक्ट पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो याद रखेगा 1961 में हुई थी। अच्छा, इसी तरीके से मैं आपको कई बार बोलता हूँ, लिंक याद करके रखेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। भारत में कौन से एक बड़े अवार्ड की स्थापना हुई थी इसी साल, 1961 में, अर्जुन अवार्ड की, कई बार पूछा गया है। 1985 में कौन सी हुई थी, द्रोणाचार्य अवार्ड की स्थापना हुई थी, तो ये भी याद रखिएगा। हमने बात कर ली 8 जून को। 8 जून में एक और इंपॉर्टेंट डे हुआ था, कौन सा, वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे, बट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं माना जाता आपके एग्जाम से। 9 जून को कौन सा मनाया गया था, वर्ल्ड एक्रीडिटेशन डे, जिसको कहा जाता है प्रत्यायन दिवस। और इसकी थीम क्या थी, एक्रीडिटेशन सपोर्टिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सस्टेन डेवलपमेंट गोल, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इतने इंपॉर्टेंट यहाँ से हो जाते हैं। 12 जून कौन सा है, 12 जून को मनाया गया था वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, ये इंपॉर्टेंट है। और थीम क्या थी, एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कौन सा, 14 जून, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। अच्छा, ये क्यों मनाया जाता है 14 जून को, तो कार्ल लैंडस्टीनर, मैंने आपको कई बार बताया, ये है कौन, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इन्हीं के जन्म दिवस पर इसको मनाया जाता है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। थीम क्या थी, गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। 15 जून को क्या मनाया गया, वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे, इसकी थीम थी एक्सेस टू जस्टिस। नेक्स्ट हमारा कौन सा है, 13 जून। अच्छा, एक और याद बता देता हूँ मैं आपको,
13 जून छूट गया है शायद मेरा, 15 जून के बाद बता देता हूँ आपको। 13 जून को एक और मनाया गया था इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे, बट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। ये है क्या, एक तरीके से रंग भेद जो होता है ज़्यादातर आप अमेरिका वगैरह में देखेंगे, उसके खिलाफ इसको मनाया जाता है। तो ये याद रखिएगा। इसकी थीम भी बता दूँ, स्ट्रेंथ बियॉन्ड ऑल ऑड्स, बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं इसलिए मैंने इसको इंक्लूड नहीं करा था 13 जून में, ठीक है। फिर बता दूँ इंटरनेशनल एल्बिनिज्म डे, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे हमारा कौन सा है, 16 जून इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस। थीम क्या थी, रिकवरी एंड रेजिलेंस थ्रू डिजिटल एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। इसके बाद 17 जून, ये भी इंपॉर्टेंट डे है। 17 जून को था वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। थीम क्या थी, रेस्टोरेशन लैंड रिकवरिंग वी बिल्ड बैक बेटर विद हेल्दी लैंड। इसके बाद हम बात कर लेते हैं 18 जून, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे, ठीक है। अब ये 2-3 जो इंपॉर्टेंट नहीं है मैं उनको ज़्यादा मेंशन नहीं करूँगा। जैसे 18 जून को एक और है ऑटिस्टिक प्राइड डे, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 19 जून को कौन सा हो जाता है, नेशनल रीडिंग डे, ठीक है। फिर इसके बाद 20 जून आ जाता है वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, ये इंपॉर्टेंट है। पहली बार कब मनाया गया था, 2001 में। थीम क्या थी, टुगेदर वी हील लर्न एंड शाइन, ठीक है। 19 जून एक और याद रखिएगा, बट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं इसलिए मैं मेंशन नहीं कर रहा, एक बार आप सुन सकते हैं, बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कौन सा, वर्ल्ड सिकल सेल डे, एक तरीके से जेनेटिक डिजीज़ कहा जा सकता है, अनुवांशिक रोग कहा जाता है। और इसकी थीम क्या थी, शाइन द लाइट ऑन सिकल सेल, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कौन सा है, 21 जून, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल योगा डे, 7वीं बार मनाया गया था, ये भी याद रखिएगा। मैं आपको बता दूं, देखिए भारत में इसकी थीम क्या थी, 2 थीम रहती है हमेशा। भारत में थीम थी इसकी योगा फॉर वेलनेस, और सेकंड जो थी वर्ल्ड वाइड अगर हम बोले तो कौन सी थी, योगा फॉर वेल, ठीक है, वेल बींग, ठीक है। फिर बता दूं मैं आपको, योगा फॉर वेल बींग, और भारत की थी योगा फॉर वेलनेस। तो ऐसा हो सकता है। अब मैंने आपको लास्ट 1-2 महीने पहले बताया था नमस्ते योग एप्लीकेशन लॉन्च की गई थी, तो ये भी याद रखिएगा, डायरेक्ट पूछी जा सकती है, ठीक है। पहली बार कब मनाया गया था योग दिवस, तो याद रखिएगा 21 जून 2015 को, ये भी स्टैटिक वाइज पूछा जा सकता है। 21 जून को एक और दिन मनाया जाता है, कौन सा, वर्ल्ड ह्यूमनिस्ट डे, जिसको कहा जाता है विश्व मानवतावादी दिवस। और 23 जून फिर बता देता हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, कौन सा, इंटरनेशनल ओलंपिक डे, और इसकी थीम क्या थी, स्टे हेल्दी स्टे स्ट्रॉन्ग स्टे एक्टिव। इसके बाद 23 जून को एक और था इंटरनेशनल विडो डे, बट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद हम बात करें 26 जून, कौन सा, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। फिर एक और बात कर लेते हैं, 30 जून को कौन सा था, वर्ल्ड एस्टेरॉयड डे। एस्टेरॉयड तो आप सभी जानते होंगे। तो ये इतने इंपॉर्टेंट डेज यहाँ से हो जाते हैं, जो ज़्यादा हैं उनको मैंने आपको मेंशन कर दिया कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बाकी आपको ज़्यादा पे फोकस करना नहीं है, जो ज़्यादातर एग्जाम में नहीं पूछे जाते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हमारा, FIH वर्ल्ड रैंकिंग, पुरुषों की टीम में भारत का क्या रैंक रहा है, 4th रैंक रहा है, नंबर 1 पे है बेल्जियम टीम, ठीक है। और इसी में महिलाओं की टीमों में देखिए तो 9th रैंक रही है महिला टीम की, और इसमें फर्स्ट रही है नीदरलैंड, ठीक है। अब FIH आ गया है तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कई बार पूछा गया, लॉजेन स्विट्जरलैंड में। IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है, लॉजेन स्विट्जरलैंड में। एक और है बहुत बड़ी जिसको कह सकते हैं FIDE इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है, लॉजेन स्विट्जरलैंड में। इन तीनों को याद रखिएगा। अब देखिए चेस आ गया तो एक बहुत फेमस प्लेयर है, SSC के CGL 2019 में पूछा गया था, मैग्नस कार्लसन, किस खेल से संबंधित है, याद रखिएगा, चेस से ही संबंधित है। और ये कौन सी कंट्री के, ये भी याद रखिएगा, नॉर्वे के हैं, ठीक है। SSC के CHSL 2017 में पूछा गया था। अच्छा, 60th सीनियर नेशनल एथलीट चैंपियनशिप कहाँ पर होगी, ये पटियाला में होगी, इसको जरूर याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो रही एक्टिविटी, मैं आपको कोशिश करता हूँ जून मंथ में जो रही है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, उन सभी को मेंशन कर दूँ। जैसे FIH हॉकी 5 वर्ल्ड कप कहाँ पर होगा, ये ओमान में होगा, और ओमान के बारे में मैंने आपको कई बार बताया। ओमान से क्या था, 2019 का जो था गांधी शांति पुरस्कार किनको दिया गया था, ओमान के सुल्तान थे कबूस बिन सईद अल सईद, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। 2019 का तो मैंने आपको बता दिया, और 2020 का किनको मिला था, गांधी शांति पुरस्कार शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है। और ये याद रखिएगा। ओमान से एक और चीज़ बता दूं, यास तूफान आया था अभी, उसका नाम भी किसने दिया था, ओमान ने ही दिया था। तो यहाँ से इतने साथ साथ इनको लिंक करते रहिए, दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ चला, अगर मैं आपको बता दूं, जैसे ICC का ऑफिशियल पार्टनर कौन बन गया है, 2023 तक भारत पे बन गया है, ठीक है। और जैसे मैं बताऊं, महिलाओं की 10 किलोमीटर की दौड़ में एक नया रिकॉर्ड बनाया, किन्होंने बनाया है, सिफान हसन ने, जो नीदरलैंड की। इन्होंने 10 किलोमीटर की जो रेस थी, इसको 29 मिनट लगभग 16 सेकंड में इसको कंप्लीट किया है, और एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। तो ये भी याद रखिएगा। ICC का मैंने ऑफिशियल पार्टनर आपको बता दिया, 2023 तक भारत पे है, ठीक है। अच्छा, एक और याद रखिएगा, इंग्लैंड के लिए सबसे ज़्यादा टेस्ट मैच खेलने वाले कौन से प्लेयर बन गए, जेम्स एंडरसन। और आपको मैंने कई बार बताया कितने टेस्ट खेल लिए इन्होंने, लगभग 162 खेल लिए, ठीक है। अब जैसे मैं आपको बता दूं, US ओपन जीता है इन्होंने हाल ही में, किन्होंने जीता है, यूको सासो ने, नाम क्या है, यूको सासो, कई जगह यू का सासो भी आएगा, तो आप समझ लीजिएगा थोड़ा, ठीक है। कौन सी कंट्री के, फिलीपींस के, और किस खेल से संबंधित है, गोल्फ। ये याद रखिएगा, US ओपन साहब वहाँ मत चल जाइएगा टेनिस से, ठीक है।
है। और जैसे मैं आपको बता दूं, अब टेनिस की बात आ गई तो एक दो चीज़ और याद रखेगा। फ्रेंच ओपन 2021 वुमेन सिंगल किन्होंने जीता है, तो याद रखेगा बारबरा कार्जिकोवा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? बारबरा कार्जिकोवा। और कौन सी कंट्री की है? चेक रिपब्लिक की, ये भी पूछा जा सकता है। और मेन सिंगल्स में किन्होंने जीता? नोवाक जोकोविच ने। कौन सी कंट्री के हैं? सर्बिया के हैं। और आपको मैंने शायद पहले ही बताया था, नोवाक जोकोविच ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था इन्होंने अभी मेंस सिंगल में, ठीक है। और फ्रेंच ओपन तो मैंने आपको बता दिया, ऑस्ट्रेलियन ओपन भी बता दिया। ऑस्ट्रेलियन ओपन में वुमेन्स टाइटल किन्होंने जीता था सिंगल्स में? नाओमी ओसाका, जो कौन सी कंट्री की हैं? जापान की हैं। ये चारों टाइटल याद रखिएगा, अभी तक यही हुए हैं, इनको जरूर याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। जैसे पूछा जाता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन कौन से कोर्ट पे खेला जाता है, कौन से मैदान पे खेला जाता है, तो याद रखिएगा हार्ड कोर्ट पे, ठीक है। फ्रेंच ओपन कौन से में खेला जाता है? क्ले कोर्ट पे, जिसको कहा जाता है चिकनी मिट्टी पे खेला जाता है। और विंबलडन घास के मैदान पे खेला जाता है। तो ये कई बार पूछा गया है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा हमारा? नेक्स्ट हमारा है गर्लफ्रेंड चैलेंज चेस, जो अभी हाल ही में हुआ था। किन्होंने जीता इसको? डी गुकेश ने जीता है, जो तमिलनाडु के हैं, ठीक है। अब देखिए मैं आपको दो तीन चीज़ें यहाँ से बता दूं, जैसे 68 नंबर के हमारे ग्रैंड मास्टर कौन है, तो याद रखिएगा अर्जुन कल्याण है। जैसे 67 नंबर के कौन बने थे? लियोन मेंडोन बने थे, मैंने आपको पहले बताया था। कौन सी तरफ के थे? गोवा के थे, ठीक है। और फर्स्ट नंबर के हमारे ग्रैंड मास्टर कौन थे? याद रखिएगा विश्वनाथन आनंद थे, जिनको पहली बार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और मैंने आपको राजीव गांधी के बारे में कई बार बताया भी है। अच्छा, इनकी समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? वीर भूमि कहा जाता है। ये कई एग्जामिनेशन में पूछा गया। जैसे एकता स्थल किसकी समाधि भूमि है, तो याद रखिएगा ज्ञानी जेल सिंह की। अभय घाट किनकी है? मोरारजी देसाई की। विजय घाट किनकी है? लाल बहादुर शास्त्री की। ऐसा आपस में लिंक करते रहिए, स्टैटिक कभी आपको दिक्कत नहीं देगी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट की तरफ देखें तो आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 7वें खिलाड़ी कौन बन गए? 7वें व्यक्ति कौन बन गए? तो वीनू माकड़ बने। इनका भी नाम याद रखिएगा। छठे नंबर के कौन से थे? सचिन तेंदुलकर, मैंने आपको पहली बार लास्ट टाइम शायद बताया था आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट की तरफ चलें, जैसे हम बताएं। अच्छा, एक और याद रखिएगा, आईसीसी में मई मंथ के प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने? जैसे मैंने आपको बताया था, आईसीसी ने एक तरीके से नया अवार्ड निकाला है, जो हर मंथ में प्लेयर ऑफ द मंथ निकालेगा। तो इस बार कौन बने? मुशफिकुर रहीम, जो आपको पता होगा बांग्लादेश की तरफ से खेलते हैं और बीच में कैप्टन भी थे ये, तो ये भी याद रखिएगा। अच्छा, ये तो बने हैं मेंस प्लेयर। और वुमेन में कौन बनी है? कैथरीन ब्राइस बनी है, जो कहाँ की है? न्यूजीलैंड की है। इनका भी नाम याद रखिएगा। और मैंने आपको सारे पहले ही बता दिए हैं, जनवरी के कौन बने थे, फरवरी के कौन बने थे, मार्च के कौन बने थे, अप्रैल के कौन बने, ठीक है। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा, एक और याद रखिएगा, जब आईसीसी का नाम आ गया तो आईसीसी बेस्ट प्लेयर ऑफ द डिकेड कौन बने थे? तो याद रखिएगा विराट कोहली बने थे। अच्छा, 21वीं शताब्दी, ये बोल सकते हैं 21वीं सदी या 21st सेंचुरी के बेस्ट टेस्ट प्लेयर कौन बने? सचिन तेंदुलकर बने थे। और बॉलर में कौन बने थे? मथैया मुरलीधरन, ये भी याद रखिएगा। अब मैं आपको बता रहा था आईसीसी बेस्ट प्लेयर ऑफ डिकेड बने थे विराट कोहली। और खेल भावना या स्पोर्ट्स स्पिरिट के लिए डिकेड के सबसे बढ़िया प्लेयर कौन बने थे? महेंद्र सिंह धोनी। और जैसे मैं आपको और बता दूं, जैसे मैंने बताया था आपको, आईसीसी बेस्ट प्लेयर ऑफ द डिकेड महिलाओं में कौन बने? वैसे तो पुरुष में बने थे विराट कोहली, महिला में बनी थी एलिसा हेली, ठीक है। इनका भी नाम याद रखिएगा। और जैसे मैं आपको बताऊं, टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द डिकेड कौन बने थे? स्टीव स्मिथ बने थे। और T20 प्लेयर कौन बने थे? राशिद खान। तो ये सारे याद रखिएगा, पहले मैंने आपको मेंशन कर दिया, इसलिए जल्दी जल्दी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब रैंकिंग आई थी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग बैट्समैन की, नंबर 1 पर कौन रहे? स्टीव स्मिथ रहे। इसमें चौथे नंबर पर रहे थे विराट कोहली। दूसरे नंबर पर कौन रहे? केन विलियमसन रहे। और बॉलर में कौन रहे? पैट कमिंस नंबर 1 पे बॉलर रहे थे, ठीक है। और टॉप में टेस्ट टीम में कौन रही थी? याद रखिएगा न्यूजीलैंड। अब चलते हैं नेक्स्ट। और मैं आपको बता दूं, जैसे कि हाँ, ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, फर्स्ट भारतीय महिला क्रिकेटर जिन्होंने टेस्ट डेब्यू में हाई स्कोर कराए। कितने रन बनाए इन्होंने? 96। नाम क्या था? शेफाली वर्मा। और ये पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं जिन्होंने दोनों पारियों में अर्धशतक लगाए, शेफाली वर्मा ने। इनका नाम भी याद रखिएगा। आईसीसी कई जगह आ रहा, तो ये याद रखिएगा, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इसके मुख्य या चीफ प्रोसिक्यूटर कौन बन गए? करीम खान बन गए, ये भी याद रखिएगा। वैसे तो अपॉइंटमेंट का पॉइंट है ये, बट मैंने कोशिश करा कि आपको बता दूं, ठीक है। और या नेक्स्ट की तरफ अगर मैं आपको बता दूं, जैसे नोएडा के एक शूटिंग रेंज का नाम बदल दिया गया है। किस नाम पर रखा गया है? चंद्रो तोमर, जिनके बारे में मैंने आपको पहले बताया था, निधन हो गया था इनका। और शूटर दादी भी कहा जाता है, जिनके ऊपर एक फिल्म बनी थी सांड की आंख, ठीक है। तो यहाँ से इतने हो जाते हैं। और मैं आपको बता दूं, UEFA, जिसको कहते हैं यूएफा चैंपियंस लीग, किसने जीता है? चेल्सी टीम ने जीता है। किसको हरा के? मैनचेस्टर को हराकर। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें भारत की रैंक क्या रही? तीसरे नंबर की रैंक रही थी। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कितने मेडल जीते? 15 मेडल जीते, जिसमें से 2 गोल्ड थे, 5 सिल्वर थे, 5 ब्रॉन्ज थे। और हुआ कहाँ पे था ये? दुबई में। मैंने आपको बताया भारत तीसरे नंबर पे था, तो पहले नंबर पे कौन था? तो याद रखिएगा उज्बेकिस्तान, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ कुछ अवार्ड्स जो हुए हैं हाल ही में, बहुत फेमस अवार्ड्स मैं आपको मेंशन कर देता हूँ, कोशिश करता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन क्या हमारा?
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 से किनको सम्मानित किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेविड डायोप कौन सी देश के हैं, फ्रांस के हैं, तो जरूर याद रखिएगा। बुक भी याद रखिएगा, इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला इनको 2021 का, तो एट नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक, ये इनकी बुक है, ठीक है। और मैंने आपको कई बार पहले बताया 2020 के इंटरनेशनल बुकर प्राइज किनको मिला था, मारिके लुकास रेजनेवेल्ड, जो कहाँ के थे, नीदरलैंड के थे। और कौन सी बुक के लिए मिला था, द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, ये मैंने आपको पहले भी कई बार बताया। 2020 के मैन बुकर प्राइज किनको मिला था, डगलस स्टुअर्ट को मिला था, जो स्कॉटलैंड कंट्री के थे, ठीक है। तो और इनकी बुक का नाम क्या था, सूजी बैन, या सूगी बैन भी कई जगह आता है। इंग्लिश में आपको बता दो, स्पेलिंग बता दूं मैं आपको, SUGGIE, और बैन में क्या हो जाएगा, BAIN, ठीक है। तो याद से याद रखिएगा। अच्छा, कुछ एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, याद आ गई तो फिर मैं भूल जाता हूँ कई बार। इजराइल के पीएम कौन बने हैं, तो याद रखिएगा, इजराइल के पीएम बने हैं नेफ्ताली बेनेट, जो कौन सी पार्टी के हैं, यामनी पार्टी के हैं, 2 साल के लिए बने हैं ये इजराइल के पीएम। इसके बाद 2 साल, क्योंकि गठबंधन से हुआ है, और ये भी याद रखिएगा पार्टी कौन सी थी इनकी, यामनी। और इसके अगले 2 साल में कौन बनेंगे, येर लेपिड बनेंगे। बट अभी करंट टाइम पे कौन बन रखे हैं, नेफ्ताली बेनेट बने हैं। बेंजामिन नेतन्याहू थे, आप सभी को पता होगा, बट उनकी पार्टी एक तरीके से बहुमत नहीं प्राप्त कर पाई। जो उनकी पार्टी का नाम क्या था, लिक्विड पार्टी, और उनको बहुमत नहीं मिला, इसलिए एक तरफ जो बहुमत बन गया था, उनके मेन नेता कौन बन गए 2 साल के लिए, प्राइम मिनिस्टर नेफ्ताली बेनेट बन गए, ठीक है। अब इजराइल आ गया, तो इजराइल से रिलेटेड मैं आपको 2-3 चीज़ बता दूं, जैसे कि संसद का नाम कई जगह पूछा जाता है, तो नेसेट नाम है संसद का, और यहाँ की मोसाद इंटेलिजेंस एजेंसी है बहुत, और मैंने आपको कई बार बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछा जाता है, तो इतना याद रखिएगा। अच्छे को याद रखिएगा, अभी हाल ही में इजराइल के राष्ट्रपति भी कौन बने, इसाक हरजोग बने, ठीक है। तो इतने यहाँ से क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रुडोल्फ शिंडलर अवार्ड पाने वाले पहले कौन से भारतीय बन गए, तो डॉक्टर डी नागेश्वर बन गए, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ से, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं, जैसे नेचर TTL फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 कौन बने हैं, तो याद रखिएगा थॉमस विजयन बने, ये केरल के हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मैंने आपको शायद पहले ही बताया था, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर कौन बने थे, ऐश्वर्या श्रीधर बने थे, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा कौन सा है, और जैसे मैं आपको बता दूं, एशिया पैसिफिक प्रोडक्टिविटी चैंपियन अवार्ड किनको मिला, RS सोडी को मिला है, जो अमूल दूध है उसके MD है, मैनेजर डायरेक्टर है, ठीक है। तो याद रखिएगा। और मैं आपको बता दूं, आपको इनको इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के बोर्ड में चुना गया है, RS सोडी को, तो इनको दोनों तरीके से याद रखिएगा। पहली बात तो इनको एशिया पैसिफिक प्रोडक्टिविटी चैंपियन अवार्ड दिया है RS सोडी को, और दूसरी बात इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन बोर्ड में इनको चुना भी गया है, तो दोनों तरीके से याद रखना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, 2021 का पुलित्जर अवार्ड किनको दिया गया है, मेघा राजगोपालन को। ये इंटरनेशनल लेवल पे दिया गया इनको, किस तरीके से उइगर मुसलमानों के बारे में, जो चाइना में उनके खिलाफ व्यवहार होता है, उसके बारे में इन्होंने मेंशन किया था, इसलिए इनको पुलित्जर अवार्ड दिया गया। अच्छा, ये कई बार पूछा जाता है कि पुलित्जर अवार्ड की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा 1917, कई बार पूछा गया है। अच्छा, इसी हिसाब से 2 कैटेगरी में दिया गया था, एक और याद रखिएगा, स्थानीय कैटेगरी में किनको मिला है, नील बेदी को, ठीक है, पुलित्जर अवार्ड, तो ये दोनों याद रखिएगा। और मैं आपको अवार्ड बता रहा हूँ, तो एक आप खुद कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कलिंग अवार्ड किससे संबंधित है, नहीं तो आप नेट पर सर्च मारिए, कई बार पूछा गया एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, क्या है, CBI के डायरेक्टर कौन बने, बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, तो कौन बन गए, सुबोध कुमार जायसवाल बने हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ जो जून में कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट रही हैं, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जरूर याद रखिएगा। पहली बात, मैंने आपको CBI के डायरेक्टर बना दिए, तो CBI की फुल फॉर्म क्या होती है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये कई बार पूछा गया है, ठीक है। और इसको जरूर याद रखिएगा। इसके ऊपर मैंने प्रॉपर जो सिक्योरिटी एजेंसीज है, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी है भारत की, उसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं, JK कैफे पे, और इसकी स्थापना हुई थी 1963 में, तो ये भी कई बार पूछा गया है। अच्छा, IBF के अध्यक्ष कौन बने, विक्रमजीत सेन बने हैं। अभी मैंने लास्ट मंथ में आपको बताया था, IBF का नाम बदल दिया गया था, किस नाम से बदला गया था, IBF का नाम बदला गया था IBDF, फुल फॉर्म क्या थी इसकी, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन, तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन बन गए हैं, रवनीत सिंह बन गए। और इसके बाद एक और बता दूं मैं आपको, असम राइफल के DG कौन बने, प्रदीप चंद्रन नायर, सबसे पुरानी एक तरीके से कहा जाता है कि हमारी एजेंसी है ये, एक तरीके से असम राइफल, इसकी स्थापना हुई थी 1835 में, और इसको पहले क्या बोला जाता था, कछार लेवी इसको कहा जाता था, कछार लेवी, ठीक है। और 1917 में इसका नाम बदल के असम राइफल कर दिया गया, तो ये भी याद रखिएगा, यहाँ से बन जाता है। अच्छा, मैग्मा फिनकॉर्प लिमिटेड के CEO कौन बने हैं, तो याद रखिएगा आधार पूनावाला। और देखिए, इनको इसी मंथ में या लास्ट मंथ की बात है, इनको फॉर्चून की टॉप 50 जो मोस्ट ग्रेटेस्ट लीडर होते हैं, उसमें इनका नंबर 10 में रखा गया था, आधार पूनावाला को, ठीक है। और मैंने आपको पहले भी इनके बारे में कई बार बताया है आपको। अच्छा, ह्यूमन राइट
ह्यूमन राइट कमीशन का चेयरमैन बना है उत्तर प्रदेश का, किनको बनाया गया है, बालकृष्ण नारायण को, इनका नाम भी याद रखिएगा। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो जून मंथ की अपॉइंटमेंट है कौन सी, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के अध्यक्ष या चेयरमैन कौन बन गए, अब्दुल्ला शाहिद बन गए हैं, तो ये भी याद रखेगा। और मैं आपको बता दूं HSBC हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कोऑपरेशन, ये कई बार फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो इसके CEO कौन बने हैं, हितेंद्र दवे, कौन, हितेंद्र दवे बने हैं। अच्छा और बता दूं जैसे इलेक्शन कमिश्नर बने अभी कौन बने हैं, अनूप चंद्र बने हैं। वैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है हमारे, सुशील चंद्र बने हैं, जो 24 नंबर के हैं, बट ये बने हैं इलेक्शन कमिश्नर अनूप चंद्र, तो याद रखिएगा चंद्र से आपको ईजिली याद हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट की तरफ बताऊं जैसे बंधन बैंक के CEO कौन बने, चंद्रशेखर घोष बने। अच्छा इसी से एक और याद रखिएगा यूनाइटेड नेशंस के शेफ डे कैबिनेट बने कौन, ये एक तरीके से यूनाइटेड नेशन जो जनरल असेंबली के अध्यक्ष होते हैं उनके हेल्पर हो सकते हैं या सहायक कहे जाते हैं, क्या नाम है उनका, के नागराज नायडू, ठीक है। किनके, अब्दुल्ला सईद के एक तरीके से सहायक हैं ये के नागराज नायडू, ठीक है। और मैं आपको बता दूं LIC के जो अध्यक्ष थे, मैंने आपको पहले कई बार बताया इनके बारे में, अध्यक्ष जो थे उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया, क्या नाम है, MR कुमार, ये भी याद रखिएगा, डायरेक्ट पूछा जा सकता है, 2022 तक इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। अब और मैं आपको बता दूं जैसे फेसबुक के ग्रीवेंस ऑफिसर बन गए, उनका नाम क्या है, इंडिया की है ये, स्मृति प्रिया, ये भी याद रखिएगा। ग्रीवेंस ऑफिसर मतलब क्या होता है, शिकायत अधिकारी, कोई भी कंप्लेंट होता है तो उनके क्या वो उन पे अमल करते हैं, उन पे चेक करते हैं कि क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं जैसे कि अनेक्टाड की सेक्रेटरी जनरल कौन बन गई है, रेबेका ग्रिम्सन, ये जरूर याद रखिएगा, ये भी क्यों, क्योंकि पहली महिला बनी है इसकी अनेक्टाड की। और अनेक्टाड के बारे में मैंने आपको बताया हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका, जेनेवा में, स्थापना हुई थी 1964 में। और इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती तो याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, 1964 में इसकी स्थापना हुई थी, जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। और मैं आपको जैसे बता दूं फुटबॉल एसोसिएशन की फर्स्ट महिला चेयरमैन बन गई, कौन बनी, डेबी हेबिट बनी है, इनका भी नाम याद रखिएगा, ठीक है। और जैसे अभी हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज कौन बने, संजय कुमार यादव, इन सभी को जो मैं बता रहा हूँ नोट डाउन करते रहिए, नहीं तो PDF में आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। और जैसे मैं आपको बता दूं माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन कौन बने, पहले तो CEO थे, अभी चेयरमैन भी बन गए, कौन, सत्य नडेला बन गए। WTO काउंसलर परमानेंट मिशन के कौन बन गए, आशीष चांदोरकर बन गए हैं, ठीक है। अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें रहे नहीं है, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट एक और बता दूं, ईरान के हाल ही में राष्ट्रपति कौन बने, इब्राहिम राइसी, कौन से, इब्राहिम राइसी, इनका नाम जरूर याद रखिएगा। और IDFC फर्स्ट बैंक के MD और CEO कौन बने हैं, V वैद्यनाथ बने हैं, इनका भी नाम याद रखिएगा। और इनकी टैगलाइन क्या है IDFC फर्स्ट बैंक की, ऑलवेज यू फर्स्ट। और इसका IDFC का कई बार पूछा जाता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई में, और इसकी स्थापना हुई थी IDFC की 2015 में, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक और बता दूं, कनाडा के पहले भारतीय मूल के सुप्रीम कोर्ट जज बन गए, कौन बन गए हैं, महमूद जमाल, इनका भी नाम याद रखिएगा। और जैसे मैं आपको बता दूं जैसे बताऊं दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की फर्स्ट चांसलर बन गई है, कौन बन गई है, कर्णम मल्लेश्वरी। और इनके बारे में मैंने आपको बहुत बार बताया है कि कितनी फेमस प्लेयर रही है, क्योंकि ये ओलंपिक में भारत के लिए पहले पदक लाने वाली महिला है। और कब लाई थी, 2000 सन था, सिडनी ओलंपिक में लाई थी ब्रॉन्ज, ठीक है। ये भी पूछा गया है अलग अलग तरीके से, किस खेल से संबंधित थी, वेट लिफ्टिंग से थी, ठीक है। और इनको 1999 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। कौन सी स्टेट के हैं, ये SSC में पूछा गया था, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैंने आपको पहले भी कई बार बताया, ठीक है। तो बस यही अपॉइंटमेंट थी जो जून में थी, जो फेमस रही थी, तो इनको जरूर याद रखिएगा, कई बार एग्जामिनेशन में पूछी जाती है अपॉइंटमेंट भी। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। देखिए मेरा यही टारगेट था, जो आपको जितनी अच्छी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हो जाए जून मंथ में, वो आपको प्रोवाइड करा दूँ। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और एक ही रिक्वेस्ट रहती है, शेयर जरूर कीजिएगा।